चलिए, ध्यान से देखेंगे सब। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, ये देखते हैं पहले। हाँ केतन, अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में भेज दूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये है, दिख रहा है सबको? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च एनालिसिस इन, अच्छा तो क्वेश्चन नहीं है तो सही है, वो रखा है, आंसर भेजिएगा आपने। ये है क्वेश्चन, चलिए रामू जी की देखते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स बॉन्ड प्राइस सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इनमें से कौन सा है? अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बॉन्ड प्राइस से, सबसे कम करता है कॉलेबल। जो भी मैंने आपको बताया कि रेट चाहे बढ़े चाहे घटे, उसको कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता ज्यादा रेट पे। तो कॉलेबल बॉन्ड तो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है? पहले स्टेप अप की बात करते हैं। स्टेप अप बॉन्ड वो होते हैं जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट रेट स्टेप की तरह बढ़ता है घटता है, पहले से तय रहता है। तो क्योंकि उसके अंदर पहले से तय है, तो स्टेप अप बॉन्ड भी आपका जो है इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। फिक्स बॉन्ड मतलब जिसका जो है रेट ही फिक्स है, वो भी हो सकता है। और जीरो कूपन बॉन्ड, सर उसमें तो इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए एक बॉन्ड खरीदा, और वो बॉन्ड खरीदने के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है। कब मिलेगा? भाई आपने एक बॉन्ड को ये सोच के खरीदा कि अभी 80 में मिल रहा है और 10 साल बाद वो 100 में रिडीम हो जाएगा, तो आपको 20 रुपए ही मिलना है। अब अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो उसके अंदर बैठ रहा था आपका, मान लीजिए 6% बैठ रहा था, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में रह जाए 2%, तो जरा सोच कर देखिए कि एक तो वो बॉन्ड आपने जो 4 साल से होल्ड करके रखा हुआ है तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिला कुछ भी, अभी वो भी एक्यूमुलेट हो रखा है उसके अंदर, और अभी अगले 10 साल का इंटरेस्ट या 6 साल का जो 4 साल का जो बचा है वो भी एक्यूमुलेटेड है। तो उसके रेट एकदम से बदलेंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ड्यू भी है, वो वाली अमाउंट भी है उसकी, अपनी अमाउंट भी, और अभी 10 साल तक वो जीरो कूपन 100 रुपये मिलेंगे। तो वो 2 रुपए से प्रेजेंट वैल्यू, मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव जीरो कूपन बॉन्ड ही होता है। और सबसे कम सेंसिटिव कौन सा होता है? कॉलेबल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा है जीरो कूपन बॉन्ड, सबसे कम है कॉलेबल बॉन्ड। और कॉलेबल वाला भी पेपर में आता है, विच इज द लीस्ट सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अगर लीस्ट लिखा आएगा तो आंसर कॉलेबल होगा। और इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स बॉन्ड प्राइस सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट, मतलब कौन सा मेजर करता है, तो वह है जीरो कूपन बॉन्ड। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, डैश ऑफ एन इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का होता है ये, इंट्रिंसिक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू होता है इसका आंसर। हमारे को एक बॉन्ड की पैसे मिलने थे 5 साल बाद 100 रुपए, तो वो आज कितने पे ट्रेड कर रहा होगा? 100 रुपए। कितने रुपए आज इन्वेस्ट किए जाए जो 5 साल में 100 बन जाए? मान लीजिए 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मान लीजिए, या चलिए 8% का मान लेते हैं। तो 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो लगभग लगभग 75 रुपीज अगर आज इन्वेस्ट कर दोगे, तो 8% से वो 5 साल में 100 रुपए हो जाएंगे। तो 100 रुपए वाले बॉन्ड जो कि 5 साल बाद 100 रुपए में रिडीमेबल, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? 75। और ये 75 को क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, या बोलते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका आंसर दो है, दो प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन में था नहीं, इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉन्ड इज इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100, कूपन रेट था 10%, इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट है इंक्रीज। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा कम। एट द प्राइस अबव फेस वैल्यू आपने गलत कर दिया, इसका सही आंसर था एट द प्राइस बिलो फेस वैल्यू। तो बिल्कुल आंसर ठीक है, मैंने उस टाइम पढ़ने में गलत कर दिया जो आपको बताया। तो इसका आंसर, अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस गिर जाते हैं, सबको पता है नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। रामू जी आपको नहीं पता था क्या? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो प्राइस गिर जाते हैं, इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो प्राइस बढ़ते हैं। क्यों गलत कर दिया था ना इजी क्वेश्चन, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का की बेनिफिट क्या है? पहला,
एनहेंसिंग लिक्विडिटी, बिल्कुल लिक्विडिटी इसी की वजह से बढ़ी, उससे पहले लिक्विडिटी नहीं थी, पेड़ के नीचे खड़े होकर चिल्लाना पड़ता रिलायंस ले लो रिलायंस ले लो, कोई लेता ही नहीं था। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही, प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ही किया है। तीसरा, एनेबलिंग प्राइस डिस्कवरी, वेरी गुड, पहले प्राइस डिस्कवरी भी नहीं थी, पहले होता था भाई मुझे रिक्वायरमेंट है तो चलो मैं ज्यादा में भी खरीद लूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है तो चलो मैं कम में भी बेच दूंगा, प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती थी, सही। लेकिन अब क्या है, सब खरीदने और बेचने वाले एक ही जगह पर हैं और प्राइस डिस्कवरी भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत है तो आपको कम में ही बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, प्राइस, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और जब मैंने आपको सिक्योरिटी मार्केट पढ़ाया था तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन था एज इट इज। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी, सर ये गलत हो गया था बिल्कुल, क्योंकि मैं रेगुलेटरी का ध्यान नहीं गया, कोई नहीं, नहीं तो सेम ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। सर अगर आप जो फिजिकल शेयर को अगर आप उसमें डीमेटेरियलाइज मतलब डिजिटल फॉर्म में करवाना चाहते हो तो कहाँ अप्लाई करते हो, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है? तो सर जी ये सब चीज करने का काम सेबी का है, स्टॉक एक्सचेंज का काम तो ट्रेडिंग करने का है बस। जब आपकी डीमेटेरियलाइजेशन हो जाएगी, डीमेट में डल जाएगी, अगर उसे आप बेचना चाहोगे, ट्रांसफर करना चाहोगे तो वो काम स्टॉक एक्सचेंज का है। लेकिन ये सब डीमेटेरियलाइज करना है नहीं करना है ये सब सेबी का काम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। चलिए वहां यहाँ गलत हो गया, कोई बात नहीं, पेपर के लिए याद कर लीजिए, सेबी का काम है। ये क्वेश्चन अगला, विच डॉक्यूमेंट इज इशूड व्हेन शेयर आर रीमटेरियलाइज, डीमेटेरियलाइज करते समय तो डीमेट फॉर्म में चले जाते हैं और रीमटेरियलाइज करते समय फिजिकल शेयर में चले जाते हैं, तो इसका आंसर है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। और ये चीज मैंने पढ़ाते हुए भी बताई थी, जब डीमेट में जाएंगे इसलिए उसे डीमेटेरियलाइज बोलेंगे, जब डीमेट में से बाहर निकलेंगे वापस मटेरियल बन जाएंगे, कागज बन जाएंगे, तो उसे रीमेटेरियलाइज बोलेंगे, जो कि अब बंद हो चुका है। ध्यान से पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा। Which of the following is the main function of the security market? सिक्योरिटी मार्केट का फंक्शन चारों है, थोड़ी देर पहले भी आया था। चलो जी, इसके बाद देखते हैं, और भी किसी की जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा अभी। और किसी ने डाले ही नहीं है क्या? ये रे, एक तो सेम क्वेश्चन है जो भी बताया, जीरो कूपन बॉन्ड वाला, ये तो सेम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला है कौन सा बताऊं, 59 60 सारी बता देता हूँ। 59, इफ अ बॉन्ड इट्स फेस वैल्यू, अगर कोई बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बोलेंगे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और अगर अपनी फेस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है तो बोलेंगे पार पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया सी, बिल्कुल सही है। ये सही वाले क्यों भेज दिए? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द बॉन्ड सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, देखो जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द बॉन्ड सेंसिटिविटी, कि बॉन्ड के रेट ऊपर नीचे कब होंगे, ड्यूरेशन से होते हैं, जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगी वो जब ज्यादा सेंसिटिव होगा। इसीलिए मैंने बताया कॉलेबल बॉन्ड बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता, और जीरो कूपन बॉन्ड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि उसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होती है, इंटरेस्ट पेमेंट की भी और मैच्योरिटी की भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और नहीं शायद, और किसी की जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो एक भेज दीजिए, अगर किसी के पास फोन तो। सर एक जी बोलिए, एक अनम्यूट कर लीजिए पहले। एक बार एक सर मेरे को बॉन्ड का एक ब्रीफ में वापस से समझा दीजिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बॉन्ड वाला सेशन आपने छोड़ दिया है? अरे सबको याद है ना, बॉन्ड पढ़ाया था मैंने। पढ़ाया था नहीं नहीं, मुझे तो कुछ खुद समझ याद नहीं है कि मैंने, हो सकता है ना पढ़ाया हो जब आप कह रहे हो ऐसा। रामू जी पढ़ाया था? नहीं सर, अभी बॉन्ड का पढ़ाया नहीं है चैप्टर भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर में बॉन्ड और मैंने नहीं पढ़ाया? सर मैंने भी सुना नहीं कि कॉलेबल बॉन्ड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, बॉन्ड नहीं पढ़ा है सर अभी। चलो तो नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये है। इसलिए फिर आया नहीं तो ऊपर फिर आज बॉन्ड पढ़ा देंगे, और बताइए। चलिए कोई बस। बात नहीं, बॉन्ड के क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद भी आप लोगों ने तुक्के पुक्के से ठीक कर दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन बॉन्ड आना चाहिए। चलो तो बॉन्ड नहीं पढ़ाया है तो आज बॉन्ड पढ़ा देंगे। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की नहीं है? पहले हम बॉन्ड ले रहे हैं 15-20 मिनट आधे घंटे का, पहले बॉन्ड ले रहे हैं और फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है।
चलिए जी क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए जी, देखिए बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक तरह के डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स भी उन्हीं का नाम है। लोन टू कंपनी, लोन टू कंपनी मतलब बॉन्ड्स और डिवेंचर क्या है, आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है इंटरेस्ट पे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। सेकंड, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो सबसे पहले पेमेंट, इक्विटी से पहले पेमेंट डिवेंचर होल्डर की होगी। दे आर सिक्योर्ड, दे आर जनरली सिक्योर्ड। यहां तक कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हर साल ही देना पड़ेगा, हर साल देने का तय है। अगर हर क्वार्टरली देने का तय है तो क्वार्टरली देना पड़ेगा, ईयरली देने का तय है तो ईयरली देना पड़ेगा। और अगर आपका जीरो कूपन बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता है, उस पर तो साल के एंड में 10 साल 15 साल जितने भी साल का होता है तो वो रिडीम हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। 80 रुपीज पे इशू कर दिया लेकिन रिडीमेबल 100 रुपए पे है, तो वो 20 रुपए जो है वही इंटरेस्ट है उसका, वो मिलेगा 10 साल के एंड में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर बॉन्ड्स के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है, एक होता है बॉन्ड्स का नॉर्मल। नॉर्मल बॉन्ड मतलब बॉन्ड आपने इशू कर दिया, उस पर 5% आगे जो कूपन रेट है वो उसका रेट होता है ईयरली, बस वो हर साल आपको पे हो जाएगा। ये तो नॉर्मल होते हैं। दूसरा होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। अभी क्या होता है, 100 रुपए वाला बॉन्ड है लेकिन इशू कर देंगे 70 में। 70 रुपीज में आप आज खरीद रहे हो, 10 साल बाद ये रिडीमेबल है, लेकिन 10 साल बाद आपको मिलेंगे पूरे 100 रुपए, एट पार ही रिडीमेबल होता है। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 30 रुपए का जो डिफरेंस है यही इंटरेस्ट है, इसी के लिए आप इसे खरीदते हो। ठीक है। अब अगर मान लीजिए साल के बीच में 2-4 साल बाद कभी रेट चेंज हो जाएंगे, सबसे ज्यादा इफेक्ट जीरो कूपन बॉन्ड पे ही पड़ता है। अगला होता है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड वो जो कंपनी ने आज इशू करा है, ये भी बताया मैं 20 साल बाद रिडीम करूंगी इसे, लेकिन कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि 20 साल से पहले भी अगर मैं चाहूं तो इसे कभी भी रिडीम कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड, जिसमें कंपनी कभी भी रिडीम कर सके। अब वो पूरे पोर्शन को भी रिडीम कर सकती है, आधे को भी कर सकती है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन। टाइम भी लिखा रहता है, कितने महीने पहले बताऊंगी, 1 महीना पहले बताऊंगी, 2 महीने पहले बताऊंगी, ऐसे बता के। मान लो 2 महीने लिखा है तो 2 महीने पहले वो बताएगी मैं 2 महीने बाद सब रिडीम कर दूंगी, और 2 महीने बाद सबके अकाउंट डिटेल उन्हें पहले ले रखी होती है, सबके अकाउंट में उठा के पैसे डाल देती है, हो गया रिडीम। कोई लेना चाहे या ना लेना चाहे वो ट्रांसफर कर देती है पैसे। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड रेट चेंज होने से उनके रेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जीरो कूपन बॉन्ड पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक, ये थी बॉन्ड की कहानी। मेन पॉइंट इसमें यह था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड के रेट कम हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट घटने से बॉन्ड के रेट बढ़ जाते हैं। अब चलिए इसके पीछे का लॉजिक भी बता देते हैं, ऐसा क्यों होता है सर, बढ़ने से घटते क्यों है, घटने से बढ़ते क्यों है। चलो कौशल जी क्वारी बोलिए। कोई नहीं है। बद्रीनारायण जी क्वारी बोलिए। Sir, there is one more perpetual bond. परपेचुअल बॉन्ड तो यही है जो मैंने नॉर्मल वाले बताए हैं, फर्स्ट वाले, Uh-huh. वो परपेचुअली होते हैं, Okay. वो परपेचुअली होते हैं। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं सर ये बॉन्ड के रेट इंटरेस्ट रेट घटने से बढ़ते क्यों हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से घटते क्यों हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज तक ज्यादातर के समझ में नहीं आया होगा। सर ये ऐसा ही क्यों है
कि घटने पे बढ़ क्यों रहे हैं और बढ़ने पे घट क्यों रहे हैं, और बल्कि वो सबको लगता है उल्टा होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो फिर रेट और बढ़ना चाहिए और महंगे हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब आपको यही बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे घट जाते हैं और घटने पे बढ़ जाते हैं, ये ऐसा क्यों है ये बताया जाएगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, एक बॉन्ड था 100 रुपए का, 5% वाला बॉन्ड था, 100 रुपए का था वो। अब मार्केट में क्या हो गया, 4% का रेट हो गया, जरा ध्यान समझिएगा, 4% का रेट हो गया और वो 125 का है। अच्छा, अब मुझे बताइए, रेट मार्केट में 4% हो गया, रेट मार्केट में 4% होने से आप बताओ कि अब मार्केट में अगर नए बॉन्ड को खरीदोगे तो ये खरीदोगे तो 125 रुपए लगा के आप 5 रुपए कमा पाओगे, और अगर ये वाला खरीदना चाहो तो भी 5 रुपए कमा रहे हो। इस वाले बॉन्ड का नाम था ए, इस वाले बॉन्ड का नाम था बी। तो जब आपका 5% रेट था तो आपने ए खरीदा। अब जैसे ही रेट 4% हुआ तो आप अपना ए वाला बॉन्ड बेच दोगे क्या? आपके पास 5% की एफडी थी, बैंक ने अब रेट कर दिया 4%, जो पुरानी एफडी चल रही है वो चल रही है, तो बताओ अपनी 5% वाली एफडी तोड़ोगे? नो सर, वी विल नॉट। नहीं तोड़ोगे, क्योंकि वो 5% की एफडी है। अब अगर नहीं कराओगे तो 4 पे होगी, तो 5% वाली कभी नहीं तोड़ोगे आप, जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। तो वो 5% वाले की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना। तो एफडी के केस में तो रेट नहीं बढ़ते, लेकिन बॉन्ड के केस में बढ़ जाते हैं। और कैसे बढ़ते हैं कि अगर 5 रुपए की इनकम मुझे इस बॉन्ड से हो रही है, तो आज के रेट के हिसाब से 5 रुपए की इनकम कितने रुपए के बॉन्ड से होगी, तो आपको दिखाई दिया 125 से। तो जो आपका 100 रुपए वाला बॉन्ड था 125 हो जाता है। तो जैसे ही रेट 5% से 4% होगा, आपका जो 100 रुपए वाला बॉन्ड था बढ़ के कितना हो जाएगा, 125। आया कैसे ये? इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, और यह कॉस्ट को के से डिनोट करते हैं। वीबी का मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड, केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना था, 5 रुपए, और कॉस्ट थी 4%, तो आंसर आया 125। तो 125 से हमें पता चला कि 125 रुपए भी लगाओगे 4% से तो 5 रुपए की इनकम होगी, और हमारा 5% वाला ही बॉन्ड है। तो जो इनकम, जो इंटरेस्ट थी आपकी पहले वाले बॉन्ड की, उसको डिवाइड करोगे नए वाले इंटरेस्ट रेट से, तो आंसर आ जाएगा कि इस वाले बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। पुराने बॉन्ड के इंटरेस्ट को नए बॉन्ड वाले वैल्यू से डिवाइड करोगे तो पुराने बॉन्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कोई क्वेरी किसी की यहां तक? तो आपने देखा कि 5% वाला रेट जैसे ही 4% होगा तो बॉन्ड का रेट बढ़ेगा, ऐसे ही उल्टा 5% वाला रेट अगर 6% होगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी। इसी फॉर्मूले से करके देख लेना, पता भी लग जाएगी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये वाले सिस्टम से चलती है। आप जरा सोच कर देखिए, जो आरबीआई 25 पैसे रेट घटा देता है उससे क्या फर्क पड़ता होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है अब 3 दिन की, परसों को रेट घटेगा, हो सकता है ना भी घटे, मतलब चांसेस हैं। तो क्या होगा बॉन्ड में, चेक करें कि एक 100 रुपए के बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट का इस टाइम, आरबीआई का 5%। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला रेट है वो 5.5% चल रहा है। अब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं आरबीआई ने 5.5% वाला रेट घटा के कितना कर दिया, 5.25। तो अभी 100 रुपए पे कितने पैसे आ रहे होंगे, 5.5 रुपए आ रहे होंगे। 5.50 डिवाइड बाई 5.25 इंटू 100, जो 100 रुपए वाला बॉन्ड था वो कितने का हो गया होगा, इसे सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 104 रुपए 76 पैसे का। यस सर, 104.76 पैसा। एक ही दिन में 5% अप। क्या समझ में आया? इक्विटी में पैसा मत लगाओ, डेट में लगाओ। पहले से बता रहा हूं मैं बहुत टाइम से कि अभी जो अगले 5 साल हैं वो डेट में पैसा लगाने के हैं। इक्विटी से ज्यादा रिटर्न डेट दे देगा। डेट में इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा 7-8% का, और जो ये इंटरेस्ट रेट घटने के चक्कर में 3-3, 4-4% बढ़ जाएगा ये अपने आप, वो अलग। तो डेट में इक्विटी से ज्यादा रिटर्न आएगा अगले 5 साल में, तो अपना कुछ पैसा डेट में भी लगाओ। जी विनायक जी, क्वेरी बोलिए। सर अभी ये जो भी हमने बॉन्ड खरीद के रखा है, जो परपेचुअल होते हैं नेचर में, जब भी आरबीआई से जो रेट
सेंट्रल बैंक डाउन करते हैं, उस वजह से जो ये अभी फॉर्मूला हमने सीखा है उसके चक्कर में तो एनएवी बढ़ती जाएगी उस बॉन्ड्स की। बिल्कुल। सही है सर? भी जो है ना घटने से पहले ही बढ़ जाती है एक्सपेक्टेशन में। हाँ मान लीजिए हमारे को एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 साल में 1% कम होगा, तो 1% के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आधे % के हिसाब से तो वैल्यू बढ़ चुकी है पहली। अब जब हाँ 1% बढ़ेगा तो आधे % की वैल्यू बढ़ाएंगे बस, क्योंकि आधे की तो पहले ही बढ़ा दी थी। सही। इसमें एक्सपेक्टेशन पे ही बढ़ जाती है वैल्यू। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है आने वाले 5 साल में जो 5.5% का रेट है 3% पे आएगा, और रेट न होने से आपकी एनएवी डबल हो जाती है। यानी कि अगले 5 साल में जो 8-8% का ब्याज मिलना है आपको 5 साल में 40-45% वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100% का रिटर्न आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। तो मैं ये मानकर चलता हूँ जो डेट में पैसा 100 रुपये अब लगाओगे वो 250 रुपये हो जाएगा 5 साल में, इक्विटी में नहीं होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं आने वाले 5 या 10 साल के लिए इक्विटी को बीट कर देगी रिटर्न डेट की, डेट की रिटर्न इक्विटी को बीट कर देगी, या इक्वल रहेगी या इक्वल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डेट में पैसा लगाने से फायदा है, सारा नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो सारी डेट कम हो ही जाएगा, सारा का सारा इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डेट में रिटर्न बहुत धांसू आने वाले हैं, और आ भी रहे हैं। मैंने लोगों का डेट में पैसा लगाया हुआ है, 12% का रिटर्न। जी कौशल जी बताइए। सर एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाओ ना, डेप्ट का कैसे, मतलब समझो पिछले साल आपने 100 रुपए लगाए 5% रिटर्न से, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया। चलो आपने 100 रुपए लगाए, तब इंटरेस्ट रेट था 5%, ये था 2024। 2025 में आपको इस 10 रुपए पे 8 रुपए तो ब्याज भी मिल गया, और क्योंकि आरबीआई ने रेट घटा दिया तो उसकी एनएवी हो गई 105, तो आपको 13 रुपए का रिटर्न आ गया। फिर आप अगले साल आए 2026 में, फिर आपको 8 रुपए का ब्याज मिल गया, मतलब 8 + 8 16 तो मिल ही गए। और क्योंकि एनएवी 5 रुपए पहले बढ़ गई थी, अब आरबीआई ने और घटा दिया, इसकी एनएवी 105 से बढ़कर हो गई 110, तो 10 रुपए मिल गए, टोटल 26 रुपए का रिटर्न आ गया। 2027 में आरबीआई ने कुछ नहीं करा, तो 8 तो मिले ही मिले, 24 + 10 पहले ही आके बढ़े हुए थे। 2028 में भी कुछ नहीं करा, तो भैया 8 और मिल गए, 32 + 10 रुपए की एनएवी बढ़ी हुई थी। फिर 2029 में जाके आरबीआई ने थोड़े से कम और कर दिए, अब उसकी एनएवी हो गई 115, और 8 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं। 40 + 15 55 की बचत हो गई, और 2030 में आरबीआई ने थोड़ा सा और कम कर दिया, तो ये 120 हो गया, और 8 रुपए मिल गए, तो 48 + 20 68 रुपए कमा लिया आपने। कितने साल में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साल हुए अभी आपको। 5 साल में जहां आपको 8-8 रुपए करके सिर्फ 40 रुपए कमाने चाहिए थे, वहां आपने 68 रुपए कमा लिए। 28 रुपए किस वजह से कमा लिए? एनएवी बढ़ने की वजह से, और 5 की रिटर्न। और अभी मैंने क्यूमुलेटिव नहीं करी, ये जो 88 लगाया होगा ये वाला अभी मैंने किया नहीं है। तो इस तरह से आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी। अब आपकी क्वेरी बोलिए। अब कोई क्वेरी नहीं, इस पे से अब वो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर अपने एनएवी पे क्या फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो डेट की एनएवी कम हो जाती है, डाउन होगा। फिर डेट उस केस में आपको रिटर्न कम देने लगता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म डेट में पैसा लगाया होगा तो उसकी एनएवी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से समझ लीजिए, अब यहाँ पर टाइम ड्यूरेबिलिटी भी है, क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेबिलिटी कम होगी तो उसकी एनएवी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शॉर्ट टर्म डेट्स में जब भी आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म डेट्स में पैसा लगाइए, क्योंकि बढ़ रहे हैं, बढ़ा हुआ रेट दोबारा खरीद लेंगे। भैया आपने 5% में पैसा लगाया हुआ है, 2 महीने वाले में लगाओ, 2 महीने बाद फिर 5.5 वाला खरीद लेंगे, फिर 2 महीने बाद 6 वाला खरीद लेंगे। अब रेट बढ़ने से 2 महीने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो 2 महीने बाद रिडीमेबल उसके रेट पे उसकी एनएवी नहीं घटती। और जब आपको लग रहा हो इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म डेट में पैसा। तो लॉन्ग टर्म डेट फंड में पैसा लगा दो इस टाइम, अपनी टोटल वैल्यू का 30% 25% डेट में डाल दो लॉन्ग टर्म डेट में। आने वाले 10 साल में आपको इक्विटी के अराउंड रिटर्न दे देगा, इक्विटी के बराबर। और जितने भी लोगों की एज ज्यादा है वो तो अपना पैसा 75% डेट में डाल दो, क्योंकि एक तो एज ज्यादा है, दूसरा इक्विटी से ज्यादा रिटर्न दे देगा डेट आपको, या इक्वल तो दे ही देगा। जी बद्रीनारायण। So this means duration will have less sensitivity on the bond prices, right, sir? More duration, more sensitivity. Short duration, short sensitivity.
और कोई क्वेरी सर अब जैसे इसका जो 68 रुपीस आया उस पर इंटरेस्ट, अब उसको अगर हम ईयरली निकाले तो 13% के आसपास लगभग बन गया। मैंने जो 8 रुपए आपको मिले उसकी कम्युलेटिव नहीं करी, 8 रुपए भी तो कहीं इन्वेस्ट करोगे। हाँ हाँ तो वो भी तो जोड़ो, वो 70-80% बैठेगा जाके, इक्विटी से ज्यादा रिटर्न दे देगा डेट। और ये तो मैंने एग्जांपल में 2-3 साल तो आरबीआई ने रेट ही नहीं घटाया, ऐसा मान लिया, ऐसा होगा थोड़ी। आरबीआई अगले साल के अंदर 5.5 को घटा के 2-3% पे ले आएगा। हर साल रेट घटेंगे और ज्यादा ज्यादा घटेंगे। मैंने तो उस एग्जांपल में सिर्फ 25-25 में से 3-4 बार ही घटवाए, यहाँ घटने हैं कम से कम 16 बार। 5.5% का रेट अगर 3% पे आएगा तो 10 बार घट रहे हैं। मैंने तो 4 या 5 ही बार घटाए तब ये हो गया। 10 बार घटेंगे तो भैया 150% रिटर्न आ जाएगा। जी विनायक जी क्वेरी। सर अभी रेट डिक्रीज होगा, लेकिन उसके लिए अदर फैक्टर्स भी है ना कि क्रूड प्राइसेस क्या रहेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस क्या रहेगा और लोकली इन्फ्लेशन क्या रहेगी। मैं आपको एक गोल्ड वाली वीडियो भेजूंगा, गोल्ड वाली। ओके सर। और वो कम से कम है 8 घंटे की वीडियो, मतलब 3 वीडियो है वो, 2-2 घंटे की, 2-2 ढाई घंटे की। तो जब भी टाइम मिले वो 8 घंटे की वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको गोल्ड, क्रूड, इंटरेस्ट रेट बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए वो 3 वीडियो अपने आप में कोर्स है। ठीक है सर। मतलब वो इतनी गजब वीडियो है कि उन 3 वीडियो के मुझे आपसे कम से कम 3 चार्ज करने चाहिए। तो देखना, और वो सिर्फ एक दिन के लिए खोल लूंगा, मतलब कल भेजूंगा, आज भेज दूंगा, कल तक आप उसे देख पाओगे, उसके बाद वो नहीं दिखेगी, मैं उसे फिर ब्लॉक कर दूंगा। तो एक दिन में जो देख लेगा उसके लिए फ्री है। उसके बाद बद्री नारायण जी की क्वेरी है, बोलिए। Sir, this influence of credit rating. So I understand that while you are selling a bond, then there is a credit rating given. And do the agencies will reassess the these ratings every year, and will it have a sensitivity on the bond? देखिए क्रेडिट रेटिंग का क्या होता है, सेफ्टी पर्पज से ही होता है। अब सेफ्टी थोड़ी ज्यादा होगी तो उसके प्राइस में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 5% का रेट है, एक की क्रेडिट रेटिंग है A++ और एक की क्रेडिट रेटिंग है C। प्लस वाला होगा वो 105 पे का ट्रेड कर रहा होगा, जो C वाला होगा 104 पे कर रहा होगा। मतलब ये तो जिसकी रेटिंग ज्यादा वो कुछ ज्यादा पे ट्रेड करेगा। तो जैसे क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, क्रेडिट रेटिंग घटेगी तो उसका रेट घट जाएगा। अब ये क्रेडिट रेटिंग बढ़ती और घटती कैसे है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि कंपनी इज solvent to pay their debts, company having the cash, having the properties to pay their liabilities on time। तो कंपनी की ये चीज चेक करते हैं कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। कंपनी का काम कैसा चल रहा है, उसके ऊपर लोन ज्यादा तो नहीं हो गया, और लोन अगर ज्यादा हो भी गया तो क्या है उसका है कि वो प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइम। तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स की रेटिंग बनाते रहते हैं कि भैया अगर कुछ प्रॉब्लम, मर भी सकती है कंपनी, उसके हिसाब से रेटिंग करते रहते हैं और अपना फीडबैक देते रहते हैं। बस से आम लोग, आप और हम लोग उस कंपनी के और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई गई जिससे कि लेमैन, आप और हम जैसे जो बिना पढ़े लिखे हैं अभी, वो भी इन्वेस्ट कर सके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे डिपेंड होके। और ये 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार, साल में 2 बार, साल में 1 बार अपनी मर्जी से अपनी रिसर्च करती है। Okay, thank you, sir. और कोई क्वेरी किसी की? सर तो इन लोग सारी कंपनी, मतलब कुछ सिलेक्टेड कंपनी में ही तो रिसर्च करते होंगे सर, सब पे कैसे करते हैं? सर जिसका जिसमें मन हो उसमें करता है। अल्टीमेटली मैं बता देता हूँ, किसी और के लिए कोई काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करते हैं। अब क्या होता है, सब अपने लिए कैसे काम करते हैं? एक तो सरकारी होती है, सरकारी मतलब अलग अलग बैंक्स होते हैं। तो बैंक जब म्यूचुअल फंड बना लेते हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको पीरियडिकली एक रूल बना दिया गया कि भाई तुम बनाओगे इसकी रिपोर्ट, और रिपोर्ट बनाने के तुम्हें मिलेंगे पैसे। किससे मिलेंगे? सेबी से। तो सेबी से और सरकार से उन्हें पैसे मिलते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं, लेकिन मिलते तो है ना, इनकम तो है। फिर उस रिपोर्ट का यूज करते हैं वो अपने लिए, क्योंकि उन्होंने अपने खुद से भी तो बॉन्ड खरीद रखे हैं उन्होंने उस कंपनी के। जिस कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी की वो रिपोर्ट बनाते हैं, और हर उस कंपनी की बनाते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है और वो खरीदना चाह रहे हैं। तो खरीदने से पहले उसकी रिसर्च रिपोर्ट तो बनाएंगे। अगर उन्हें रिसर्च करके लगेगा मुझे खरीदना चाहिए तो खरीद भी लेंगे। तो हर बंदा काम करता है अपने लिए। तो मतलब जिसकी भी क्रेडिट रेटिंग आती है वो मतलब एक तरह से हमको फिल्टर होके मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने पर्पस के लिए बनाया हुआ है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्रिसिल जो है सर, वो वही एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग करती है सर? क्रिसिल भी, क्रेडिट स्विस भी, और बहुत सारे बैंक है, डीशट बैंक, और मतलब सारे बाहर के हैं।
कोई फ्रांस का है, कोई चीन का है, कोई अमेरिका का है, कोई रूस का है, अलग अलग देश के बैंक्स हैं। हमारे देश के बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, और ब्रोकिंग कंपनीज भी निकालती हैं, एंजल जीरोदा ये भी निकालते हैं। आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट भी निकालते हैं, और हमें कोई जानता नहीं, इसलिए हमारा नाम नहीं आता कहीं। मैं रिसर्च रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा था, क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। क्रेडिट रेटिंग आप और मैं भी कर सकते हैं अगर हम इंटरेस्ट डेरिवेटिव पढ़कर जाएं। पास में डिग्री होगी वो कर सकता है। और कोई क्वेरी किसी की? सर हाँ जी। अगर ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स में जो रहता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, उसमें कैसे मतलब वो लोग ट्रिपल ए रेटिंग वाला ही खरीदते हैं या वो सेफ ही है सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए? वो मिक्स करते हैं, 70-80% पैसा तो लगाते हैं सेफ में, और 20% पैसा वो ऐसी कंपनीज में भी लगाते हैं जो नहीं है। जैसे बंधन बैंक है, बंधन बैंक से बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बजाज फाइनेंस का डेट खरीदोगे तो वो मिलेगा 8% पे। अगर आप बजाज फाइनेंस के बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो वो मिलेगा 8% पे, लेकिन बंधन बैंक में लगाओगे तो मिलेगा 9.5% पे। आप किस पे लगाना पसंद करोगे? जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो। एलेक्सा स्टॉप, आप बंधन बैंक में लगा दोगे? हाँ सर, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, अब एक छह बताइए, बजाज फाइनेंस जो कंपनी है वो 10 करोड़ की है, और बंधन बैंक जो कंपनी है वो 1200 करोड़ की है। बैंक का ये अच्छा कैपिटल है ना सर, मतलब मगर बजाज फिनसर्व तो बहुत सालों से है, उसका अच्छा रेटिंग है, हाँ, तो वो सेफ है। अब जो बंदा सेफ्टी चाह रहा होगा वो बजाज फाइनेंस में ही लगाएगा। उसे 1.5% से मतलब नहीं, उसे अपने पैसे से मतलब है। अगर बंधन बैंक डूब गया तो मैं आपको एक बात और बता दूं, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक डूब सकते हैं। बंधन और आरबीएल? बंधन और आरबीएल बैंक डूब सकते हैं। ओके ओके। ये बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, अल्टीमेटली कंपनीज प्रॉफिट में नहीं आ रही, और बहुत छोटे बैंक है। अगर किसी ने 200-400 करोड़ रुपए भी मार ले, डूब जाएंगे। ओके ओके बड़े भी नहीं है कि 200-400 करोड़ सह सके। ओके ओके। एक पार्टी ने इनके 100-200 करोड़ मार लिए, और 2-3 पार्टियों ने मार लिए 100 करोड़, टोटल में 500 करोड़ मरे, ये बैंक बंद, ये अपने आप को बेच बाच के निकल जाएंगे किसी को। आरबीएल तो बंद पड़ा है बिल्कुल, आरबीएल तो काम ही नहीं कर पा रहा कहीं पर सही है सर। ना। तो आरबीएल और मतलब बंधन बैंक में पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की है, एफडी भी मत कर, हम क्या तो जाके। ओके सर, मतलब जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड रहता है उसमें पूरा डिटेल पढ़कर, वो अगर है तो उसमें कहीं 8 की जगह नहीं 9% करना। इंटरेस्ट लेने के चक्कर में अपने 100 ही गवा दो। ओके ठीक है, तो सही। ये चीजें कौन बताता है आपको? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर आप देखो, हाँ बजाज फाइनेंस की रेटिंग एजेंसी ने AAA+ दी हुई है, अभी अभी बॉन्ड इशू हुआ था कुछ दिन पहले, और उसी दिन बंधन बैंक ने भी इशू करा था, लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग थी BB+। ओ, वो तो बहुत लो है। हाँ, लेकिन उसमें 1.5% ब्याज ज्यादा मिल रहा था। फिर एक और बता, एक कंपनी है नावी फाइनेंस लिमिटेड, ये भी सही। फाइनेंस कंपनी है, और इसका इंटरेस्ट रेट है 10.5%, ओके। और कहीं नहीं जाती। मैंने कितनों को बेचे हैं इसके बॉन्ड, 5 साल पहले बेचे थे, मिच्योर भी हो गए, 10.5% का है। और बताओ, एक कंपनी बोलिए। IIFL, उसका इंटरेस्ट रेट आया था अभी 9.5%। अच्छी कंपनी ओके IIFL कहीं नहीं जाएगी, IIFL बढ़िया है। ठीक है, सही। बजाज फाइनेंस हो गया, पुरानी कंपनी, उनकी कैपिटल बेस बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन बंधन बैंक हो गया, छोटी कंपनी, नावी तो बहुत ही छोटी है, नावी तो बहुत ही छोटी है, उसके तो किसी ने 5 करोड़ मार ली तो मर जाएगी। नावी तो छोटी है, अभी तो बेचारी अंडे में से ही बाहर निकली है, अभी तो कंपनी बनी भी नहीं ढंग से, है ना। आप लोग तो शायद जानते भी नहीं नावी के बारे में। ये सर ऑनलाइन लोन वगैरह देती है, बहुत कम ब्रांचेज है इसकी। महाराष्ट्र की कंपनी है, महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा ब्रांचेज है इसकी, ठीक है ना, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे है अभी, और ये अपने बॉन्ड्स इशू कर रही है, कभी कभी तो 11% तक का इंटरेस्ट दे देती है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने नावी में पैसा लगाया है, 5 साल पहले लगाया था, अब निकल भी गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रिस्क है। अगर कंपनी लॉस वॉस हो गया, मरमुरा गई कंपनी, तो पैसे के जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब 10 लाख लगाए होंगे, 9 वापस आएंगे, 8 वापस आएंगे, कुछ इस तरह से होगा। डेट में भी सर मगर रिस्की बॉन्ड्स में मतलब ऐसे अगर शॉर्ट टर्म में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं क्या? 3 महीने वाले आते हैं, हाँ 3 महीने वाले में लगाओ, लेकिन 3 महीने वालों में जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम होता है। मतलब ये समझ लो, अगर आप 3 महीने वाला लगाओगे तो 2% ब्याज मिलेगा, मतलब 8% ईयरली। ओके ओके।
2% से भी कम ही मिलता है, 1.5 से 2 के बीच में मिलता है। फिर टैक्सेस वैक्सेस चार्जेस ये वो लगा के आपके हाथ में 1.5 ही बचता है। सही, ओके। एफएमपी भी आता है, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। एफएमपी पता है एफएमपी के बारे में? मैच्योरिटी प्लान नहीं सर। मैच्योरिटी प्लान होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। वो शॉर्ट टर्म की होते हैं, 1 महीना 2 महीना 15 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, मतलब मैक्सिमम 3 से 6 महीने तक के हो सकते हैं वो। उसमें क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड होता है, जब 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बैंकों को पैसा लेना पड़ता है। वो सारे सरकारी बैंक ही होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह के। जब इनको टाइम डिपॉजिट चाहिए होता है 10 दिन का 15 दिन का, तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान इशू करते हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब करते हो तो आपका पैसा उनके पास चला जाता है। वो डिस्काउंट में मिलता है, 0 कूपन बॉन्ड की तरह। 100 रुपए वाला आपको 98 पे मिल जाएगा, 1000 वाला मान लीजिए आपको 981-82 रुपए मिल जाएगा। फिर आपको मैच्योरिटी में पूरा 1000 वापस मिलेंगे। तो यही आपका ब्याज है, ठीक है। Okay. और ये ट्रेडेबल भी है, मतलब आप चाहो तो इसे 1 दिन बाद बेच दो किसी और को, ट्रेडेबल भी होते हैं। तो एफएमपी में लेने के लिए आपको इंटरेस्ट डेरिवेटिव वाला कोर्स पूरा करने के बाद ही आप वो वाला अकाउंट खोल सकते हो, तभी खरीद पाओगे। ऐसे आपको सेबी अकाउंट ही नहीं देगा खोलने को, ठीक है। सर ये बैंक निफ्टी में आरबीएल भी, बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलिए। बैंक निफ्टी में आरबीएल भी आ रहा है, लेकिन अगर ये ज्यादा रिस्क आप बोल रहे हैं तो जैसे कि बंद होने आरबीएल कहाँ आ रहा है? इंडसइंड बैंक और हीरो मोटर कॉर्प आज निकला है। और जो उसके अंदर आ रहे हैं, एक शायद जोमेटो आ रहा है और एक और आ रहा है। आरबीएल तो नहीं आ रहा। आरबीएल तो पहले फ्यूचर में हुआ करता, तो उसमें से भी निकाल के बाहर फेंक दिया। आरबीएल निफ्टी को तो छोड़ो, निफ्टी में होता था, मिड कैप निफ्टी से बाहर निकाला, फिर वो फ्यूचर में होता था। अब उसे फ्यूचर में से भी बाहर निकाल दे। निफ्टी में आने के लिए पहले फ्यूचर में आना पड़ता है। बिना फ्यूचर वाली कोई आइटम निफ्टी में आ ही नहीं सकती। पहला क्राइटेरिया ये है कि कैश से फ्यूचर में आओ। फ्यूचर में आने के बाद फिर आपकी मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाएगा, आप मिड कैप में आओगे कि स्मॉल कैप में कि हाई कैप में। लेकिन पहले तो फ्यूचर में आना पड़ेगा ना। फ्यूचर में आने के लिए रूल बहुत है। और आरबीएल को तो फ्यूचर में से भी निकाल के बाहर कर दिया। चलो आपको बता देता हूं सम्मान कैपिटल के बारे में। पहले वो इंडिया बुल रियल एस्टेट के नाम से हुआ करता था, उसी का नाम सम्मान कैपिटल है। और ये मेरा फेवरेट शेयर हुआ करता था, मुझे इसकी चाल का पता है। मैंने एक बार देखा था इसे, 100 रुपए पे लिया मैंने, 1 महीने में 150। इसीलिए मैं सम्मान कैपिटल के बारे में बोल रहा था, ये और भागेगा। देखो आज कैसे भागा हो। आज ही बैन में गया था, जिस दिन वो बैन में गया था मैंने उस दिन कहा था इसमें से निकल जाए, बैन में चला गया। और ये भी कहा था जिस दिन ये बैन से निकलेगा उस दिन ही भागेगा 10%। मैंने तो 10% बोला था, ये तो 15-16% भाग गया। ये तो मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया। मैंने लिखित में दिया था कि सम्मान कैपिटल आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर 150 हो जाएगा। और कहाँ पकड़ा था उसे मैंने? 117 पे। 117 से 150 बोला था, वो तो भैया 160 ही हो गया। सोचकर देखिए ना, 117 वाली चीज 160 हो गई, 1.5 गुनी हो गई 15 दिन में, ये 15-20 दिन में। और मैंने बताई थी जब होने वाली थी उससे 2 दिन पहले बता दी, 2 दिन तक वो वहीं घूमता रहा 117 पे ही। मैंने कहा आराम से खरीद लो। जब सबने 117 पे खरीद लिया, उसके बाद वो दौड़ना शुरू हुआ और 15-20 दिन के अंदर वो 160 हो गया। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 160 होगा तो गिर जाएगा। अभी उसके अंदर ऑपरेटर का डेटा बना हुआ है। जिसने मेरे से एनआईएसएम 8 पढ़ लिया है, उसे ऑपरेटर का डेटा देखना आता है। ऑपरेटर का डेटा रोजाना चेक करते रहो। जब तक ऑपरेटर का डेटा उसके अंदर रहेगा वो दौड़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन ऑपरेटर का डेटा उसका खत्म होगा, वो एक ही दिन में 10% गिरेगा। तो ऑपरेटर का डेटा रोजाना चेक करो। सर ये बैन में भी चला गया था, बैन में गया था 3 दिन के लिए, तभी तो ये शांत बैठ गया था। आज बैन में से निकला, आज ही भाग गया। वो 3 दिन की दौड़। फिर सर बाद में अगर ये जैसे ही ऑपरेटर भागेंगे इसमें से, तो लोअर सर्किट लगता है यार रोज। नहीं, लोअर सर्किट नहीं लगेगा, लेकिन 2-4-5% गिर जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर निकला है ना हाई क्वांटिटी बेच के। ऑपरेटर कैसे चेक करते हैं वो मैं 8 में सिखाऊंगा, ठीक है। और बहुत इजी, एकदम पहले ही पता लग जाता है। जब कोई ऑपरेटर घुसता है तो ऑपरेटर घुसते ही सार तो से भगाता नहीं है, हमें पता लग जाता है। जैसे ही ऑपरेटर घुसता है हम खरीद लेते हैं, फिर ऑपरेटर के साथ साथ हम भी निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके। ऐसे ही मैंने सम्मान कैपिटल निकाल के बताया, और ऐसे ही बंधन बैंक बताया था, है ना। और ऐसे ही एंजल ब्रोकिंग बताया। एंजल ब्रोकिंग हमारा प्रॉफिट में आ गया है आज ही। जिसने एंजल लिया था और लॉस में था उसका प्रॉफिट में आ गया होगा। तो 10 की 10 ट्रेड मेरी भी सही नहीं जाती, ऑपरेटर की भी सही नहीं जाती है। ऑपरेटर वाले शेयर तो लिए थे मैंने, सब में लॉस हो रहा है, लाख रुपए का लॉस हो रहा है पिछले 7-8 दिन में। लेकिन जब ऑपरेटर की चालें चलेंगी, लाख रुपए वो 2 ही शेयर में कन्वर्ट करा देगा। तो टाइम इसमें सर, हाँ ये जो ऑपरेटर वाला जो डेटा है, हाँ जी,
इसमें मतलब इसमें ये है कि निफ्टी का सपोर्ट मिलता है ना, तो ये डेटा बहुत अच्छा भागता है सर। हाँ देखो ऑपरेटर भी ऐसे देखो ऑपरेटर और हमारे में क्या फर्क है, ऑपरेटर खरीदता है फ्यूचर, हम खरीदते हैं कॉल्स। ऑपरेटर का फ्यूचर गिरता है वापस बढ़ जाता है, हमारी कॉल गिरती है जीरो जाती है, वापस बढ़ने का टाइम ही नहीं होता। बस हम में और ऑपरेटर में एक कमी है। लेकिन मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे, कुछ लोगों ने कैश में खरीद रखा था सम्मान कैपिटल, कुछ लोगों ने मेरे बताए हुए और शेयर एक्साइड इंडस्ट्री कैश में खरीद रखा था, और एक एक बंदे को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 15 दिन में। तो कैश वाले को तो प्रॉफिट होता ही, कैश वाले को सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहता है, फिर फ्यूचर वाले को, और भैया कॉल पुट वालों को ज्यादातर नुकसान होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉल पुट में नुकसान के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ऑफ द डीके। थीटा डीके के चक्कर में सर वो वैल्यू होती रहती है ना। लेकिन कॉलर पुट में काम करना मजबूरी है जब कैश नहीं है, जब कैपिटल नहीं है। तो भैया कैपिटल नहीं है तो फिर देखो नुकसान हो सकता है, चांस लो, अपना रिस्क लो। तो रिस्क लिया है दे कोई बात नहीं, जब रिस्क ज्यादा लोगे तो कभी कभी रिटर्न भी ज्यादा बन जाता है ना। पैसे जाने का तो है ही, अगर कॉल पुट में काम करोगे तो पैसे जाने का रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कॉल पुट में पैसे भी मोटे बनते हैं, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी तो ज्यादा है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते रहो मार्केट से। विनायक जी सर आपने अंबुजा सीमेंट भी बता के रखा था, उसका क्या लेकिन करना? तो निकल गया ना, ऑपरेटर का डेटा खत्म हो गया, निकल गए। कोई शादी थोड़ी करनी है मुझे उससे। अरे भाई लिया, बस में चढ़े, अपने जगह पर हमारा टारगेट पूरा हुआ, उतर गए। अब क्या पूरी जिंदगी उस बस में बैठे ही रहेंगे? सम्मान कैपिटल की बस अभी चल रही है, जिस दिन ऑपरेटर उतरेगा हम भी उतर जाएंगे। अभी उसमें बैठा हुआ है ऑपरेटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ खरीदो खरीदो खरीदो। हालांकि मैं अब कह रहा हूँ निकल जाओ। मैंने 10 टारगेट दिए थे सम्मान कैपिटल के, 5 पहले दिए, फिर 5 और दिए। अब 10 के 10 पूरे हो गए। अब क्या और क्या जिंदगी भर उसे पकड़ के रखेंगे? बहुत है यार। 117 पे लिया, 60 पे बेचने को कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर। इससे बढ़िया कॉल क्या होगी? बढ़िया सर। सर, ये निकल गया सर टारगेट उसमें। उसका टारगेट जो आप दे रहे हैं सर, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बताएंगे सर, कैसे निकालते हैं? एक्सपीरियंस से आएगा। मैं बता रहा हूँ ना, सम्मान कैपिटल का पहले नाम इंडिया बुल्स था, और मैंने जब उसे 100 पे लिया था 150 पे बेचा था 15 दिन में, तो मुझे अंदाजा था कि सम्मान कैपिटल इंडिया बुल्स है। ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो 150% तक भाग जाता है, मतलब 50% भाग जाता है 15 दिन में। तो मुझे इसकी चाल का अंदाजा था, तो मैंने 50% का दे दिया इसका टारगेट। और कोई शेयर होता तो 5% ज्यादा का टारगेट नहीं देता किसी का भी। लेकिन ये वाले शेयर का मुझे पता है जब ये भागना शुरू करता है तो डबल भी हो जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ 200 हो सकता है, लेकिन जिसने 117 पे लिया था वो निकल जाओ। बाकी ये 200 हो सकता है देखने के लिए, बता रहा हूँ टारगेट अपने। हो सकता है ये आने वाले 15 दिन के अंदर 200 हो जाए, क्योंकि ये ऐसा ही शेयर है, मैंने कई बार इसे डबल होते देखा है। जब भी ये भागना शुरू करता है ये डबल हो जाता है। दूसरा सर, ये जो ऑपरेटर डेटा जो आता है सर, वो मतलब एक लिमिटेड ग्रुप कंपनी में ही आता है सर, मतलब हाँ तो ऑपरेटर जो हर किसी कंपनी में थोड़ी घुस जाता उसी में कई बार रिपीट भी होता है सर। है। हाँ 100 कंपनियां हैं बस, ही रिपीट होता है। राइट। और मैं उन 100 कंपनी पे ही रिसर्च करता हूँ। उन कंपनियों के बारे में मेरे से जो मर्जी पूछ लो, बस उन 100 के अलावा मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से उन 100 कंपनी पे ही देख रहा हूँ रोजाना डेटा बस, और उन 100 कंपनी के बारे में मुझे सब पता है। आगे बढ़ते हैं, बोलिए सर, ऑपरेटर इज इट इक्वल टू एफआई एंड डीआईएस सर? ऑपरेटर इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ पीपल who collectively buy or sell a share at the same time. Operator is not a single person. Operator is a group of people which we can call operator to read the data. ऑपरेटर एक बंदा नहीं है कि आपकी शक्ल देख के आपको बस आपको नुकसान करने के लिए बनाया, नहीं। क्या होता है, किसी एक कंपनी में 3, 4, 5 बंदों ने मोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की। जब वो मोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उन 5, 6, 7 बंदों को ऑपरेटर बोलते हैं। वो एक बंदा नहीं है, एक बंदा होता तो सेबी पकड़ लेती। ऐसा हो सकता है कि वो 7 बंदे हो लेकिन उनकी डोर एक आदमी के हाथ में हो। एक्चुअल में एक बंदा नहीं है, अगर एक होता तो सेबी पकड़ लेती। सेबी का रूल है कि ज्यादा क्वांटिटी एक बंदा ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो जब किसी एक बंदे को ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी होती है तो वो 10 बंदों के अकाउंट में अलग अलग कर लेता है। तो जब वो 10 बंदों के अकाउंट में करता है, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छा ऑपरेटर आ गए। अब वो जो ऑपरेटर है वो 10 बंदे हैं। अब उन 10 में से कुछ नेगेटिव वाले भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव वाले भी होते हैं। हमें चेक करना है ज्यादा कौन से हैं। अगर पॉजिटिव वाले होते हैं तो हम खरीद के बैठ जाते हैं, नेगेटिव वाले ज्यादा हम बेच के बैठ जाते हैं। ये बस पहचानना थोड़ा मुश्किल है, वो हम पहचानते हैं अपने डेटा से।
सर वो वॉल्यूम डेटा पे हिसाब से बनाते हैं क्या सर? वॉल्यूम प्राइस एक्शन चेक करता हूँ मैं, बस उससे पता लग जाता है। जिस दिन ऑपरेटर बैठा था उस दिन क्या हुआ था और उसके अगले दिन क्या हुआ, बस 2 दिन का चेक करो, 90% ही निकलता है। ओके। चलिए थोड़ा सा पढ़ एक लेते और हैं। क्वेरी है, जी बोलिए। एक और क्वेरी सर, वो बॉन्ड्स के बारे में। ये मनी कंट्रोल में चेक कर रहा था, जो सिक्योरिटी होती है सिक्योर्ड बॉन्ड होती है कि अनसिक्योर्ड दोनों होती है, वहाँ पे एक सीनियर सिक्योर्ड लिखा हुआ है, वो सीनियर सिटीजन के लिए हो सके सर, और बाकी के लिए सिक्योर्ड नहीं रहता, वैसा भी होता है नहीं क्या? नहीं, एक होता है सिक्योर्ड बॉन्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड वो जिसका पैसे के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, भाई फर्नीचर गिरवी है इसके साथ स्टॉक गिरवी है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है, या लैंड है, तो जब भी कभी कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो उस पर्टिकुलर एसेट का पैसा तो उसी को मिलेगा, चाहे वो कम मिले या ज्यादा मिले उसी को मिलेगा। अनसिक्योर्ड के केस में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा पैसा, इक्विटी और प्रेफरेंस से पहले मिलेगा, लेकिन होगा वो अनसिक्योर्ड, कंपनी के पास होगा तो दे देंगे वरना नहीं देंगे, लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस पहले ही मिलेगा चाहे अनसिक्योर्ड भी हो। अब वो जो सीनियर सिक्योर्ड है, मतलब वो सिक्योर्ड भी हो सकता है अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन के लिए ही है, नॉर्मल बंदा खरीद नहीं पाएगा, इसलिए उसका नाम है सीनियर सिक्योर्ड। सीनियर सिक्योर्ड का मतलब सीनियर सिटीजन के लिए प्लस सिक्योर्ड डिबेंचर है। एक होता है सीनियर अनसिक्योर्ड, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए लेकिन अनसिक्योर्ड है, उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है, और ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास ही तो पैसा होता है डेट में डालने वाला, डेट में Yes. डालेंगे तो उनको सही है सर। अट्रैक्ट करने के लिए उनको 50 पैसे का इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाता है, जिससे कि और सीनियर सिटीजन फिर दे भी देते हैं अपना पैसा। तो ये पीछे से चला आ रहा है तो बस चले ही जा रहा है, वरना पैसा तो पैसा है, चाहे सीनियर सिटीजन दे या मैं दूं, क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे भी देना चाहिए 0.5% एक्स्ट्रा। लेकिन ऐसा माना गया है कि जो यंग बंदा होगा वो अपना पैसा लगाएगा 2 साल में निकाल लेगा, सीनियर सिटीजन लगाएगा अपने मरने पे ही निकलेगा, उसके बच्चे ही निकाल लेंगे वो निकालने का, तो वो सीनियर सिटीजन वालों को 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। मोटा पैसा उनके पास ही है सर, मोटा डेट पैसा में। भी उनके पास है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी वही लगाते हैं। हाँ मेरे पास एक अंकल जी हैं, वही अखिल नाम बता रहा था ना मेरे एक दोस्त का, जिसके पास पैसा ही पैसा है, तो वो अंकल जी कहते हैं भैया मैं तो आज तक कभी ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं चलाते, वो चेकबुक से भी काम नहीं करते। वो कह रहे हैं भैया मैंने तो जिंदगी भर जितनी भी एफडी करा है, पहली बात तो वो कभी बैंक में जमा ही नहीं करते, एफडी कराते हैं। एफडी भी कहाँ कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में। आज भी उनकी सारी एफडी पोस्ट ऑफिस में, और थोड़ी बहुत नहीं है, कई 100 करोड़ की। कितने 100 करोड़ की होगी ये तो उन्होंने मुझे बताई नहीं, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा ना अंकल जी कितनी एफडी होंगी आपके पास, 50-100 करोड़ की, नहीं नहीं एफडी तो है मेरे पास ज्यादा ही है, उनका आंसर ये था। 100 करोड़ की तो उनका आंसर था नहीं 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 एफडी तो है मेरे पास ज्यादा ही है, मतलब 100 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? पोस्ट सही है सर, पोस्ट ऑफिस वाले उसके घर पे ही जाके जो भी ट्रांजैक्शन है सब करा के आते ऑफिस हैं। वाले उनके घर आते हैं और वहीं से कैश ले लेते हैं, उनके पासबुक में लिख जाते हैं एंट्री, आज भी मैनुअल एंट्री होती है, मैनुअल एंट्री उनकी कैश उसमें पासबुक में कर जाते हैं, और स्टेटमेंट निकलवानी होती है तो अगले दिन अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल के उनको व्हाट्सअप डाल देता है उनके लड़के को, या उनके घर पे दे जाता है। भाई 100 करोड़ का क्लाइंट है, 1% की कमीशन होती है पोस्ट ऑफिस की एफडी में, 100 करोड़ पे साल का 1 करोड़ आ रहा है उसके पास, वो तो भैया जूते भी साफ करेगा उसके। देखिए ना 100 करोड़ तो मैं बोल रहा हूँ 100 से ज्यादा की है उनकी हो सकता है 1000 करोड़ ना हो। भाई 100 करोड़ पर उनका आंसर पता क्या था, नहीं 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 है एफडी तो हमारे पास। मैं कह रहा था अरे अंकल कितनी होगी, 50-100 करोड़ ही तो होगी आपकी, तो मैं 100 भी सोच रहा था अंकल है, अरे नहीं नहीं 10 करोड़ है, मुझे ऐसा लग रहा था। पता क्या आंसर आया उनका, नहीं 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 एफडी तो है हमारे पास, 100 तो नहीं ज्यादा है। मतलब उनकी बात तो सही दिखाई दे रहा है, कम से कम 800-900-1000 करोड़ की एफडी होंगी उनके पास। एफडी प्रॉपर्टी की तो कोई मतलब हमारे शहर में ऐसी कोई गली नहीं उनकी प्रॉपर्टी ना हो जाए, इतना पैसा उन पे है ना। तो जब भी वहाँ आते हैं ना मिलवा दीजिए हम भी एक बार। मैंने उनके यहाँ सोलर लगाने की बात की तो कह रहे लोन करवा देना, यूँ कह रहे पैसा वो लड़कों से लेना है ना पैसा, कह रहे लड़कों के नाम पे लोन कराना मेरे और वही देंगे उसके इंस्टॉलमेंट। तो मतलब अंदर की बात समझते में जाता ही हूँ, मतलब उन पे इतना पैसा है कि सोलर लगने में उनके 10 लाख रुपए लगने, बड़ा प्लांट लगवा रहे हैं वो 10 लाख का लग जाएगा, और 5-10 लाख का घर पे लगेगा, 20 लाख रुपए तो वो अपनी एक छोटी सी कोना उठा के उसका स्क्रैप बेच देंगे ना। उनकी पापड़ की फैक्ट्री थी मैंने बताई थी, आजकल उनका कपड़े का काम है, अगर वो अपना एक कोने में जो स्क्रैप पड़ा हुआ है जो बेकार है उन्हें बेचना ही है, स्क्रैप है, एक कोना उठा के खाली स्क्रैप का बेच देंगे तो 20 लाख रुपए आ जाएंगे उनके पास। ये ऐसी पार्टी कह रही है कि लोन करा देना बैंक से। अच्छा बैंक वाले भी बिल्कुल तैयार बैठे उनका लोन करने के लिए,
जिस दिन बैंक में जाऊंगा, भैया इनका लोन, अरे इनका पापड़ वालों को आज बताओ कितना चाहिए, मैं कहूँ 20, अरे 20 लाख से क्या होगा, 20 करोड़ दे दे। बैंक वाले भी तैयार बैठे हुए देने के लिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो ना ये चीज। तो भैया बहुत पैसा है मार्केट में फैला पड़ा है, बटोर लो जितना बटोर सकते हो। तो वो सारा सर एक नंबर में रहता है इनका। अब जब एफडी करा रखी तो एक नंबर का ही हो गया, 2 नंबर का अलग है। मैंने बताया तो था आपको, वो लोगों को गोल्ड लोन देते हैं, आधे % पे भी दे देते हैं महीने के, 6% पे भी अपना पैसा बांट देते हैं। इतना ब्लैक है उनके पास, लोगों से गोल्ड ले लेके रख लेते हैं और पैसा बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं, ये मेरा अंदाजा है, रिकॉर्डेड क्लास है, और मैं ये काल्पनिक भी हो सकती है कहानी, कहीं सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले मेरे घर आके बैठ जाए, जी बताओ कौन है अखिल। तो ये सब कहानियां काल्पनिक है। इनकम टैक्स वाले तो सर सीए के साथ ही आके बैठते हैं। हाँ, इनकम टैक्स वाले तो सीए के साथ ही बैठते हैं। नहीं नहीं भैया, काल्पनिक कहानी है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया कि मार्केट में बहुत पैसा है, और बड़े बड़ी पार्टी ढूंढो जिनके पास 200 करोड़ 500 करोड़ की एफडीआं बैठी हुई है इन वहां पर पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, और वो पैसा वहां से निकलवा के म्यूचुअल फंड में डलवा दो और पैसे कमाओ। ठीक है, तो कहानी काल्पनिक है, अब इसमें से डिलीट करना पड़ेगा एक हिस्सा। चलिए खैर, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहां तक पढ़ा दिया था हमने उस पर जाते हैं। पेज नंबर 65 पे जाता हूं। हाँ, इससे भी आगे तक पढ़ा दिया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है, पी नोट अभी बताता हूँ। आईडीआर, जीडीआर, एडीआर भी नहीं पढ़ा है अभी तो। यहां तक पढ़ा दिया, ये रहा, यहां तक पढ़ा दिया था। अब ईटीएफ पढ़ाना था आज। आ जाइए जी पेज नंबर 63 पे। पानी मिल जाएगा, चेक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दो। पेज नंबर 63 पे आ जाइए साहब। 9:30 बज गए हैं, आधा घंटे में 2-4 पेज पढ़ाएंगे बस। पढ़ते हैं जी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF क्या है? ETF is an investment vehicle that invest funds pooled by an investor to track an index। कि एक तो वो किसी इंडेक्स, किसी एक चीज को बेस लेके अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड को लेके कर देते हैं, बास्केट ऑफ एसेट भी उठा सकते हैं। इट इज सिमिलर टू एन इंडेक्स फंड, एक इंडेक्स फंड के जैसे या फिर म्यूचुअल फंड के जैसे होते हैं ये, इन द सेंस दैट इट्स पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट्स द इंडेक्स इट ट्रैक्स। बट अनलाइक एन इंडेक्स फंड, लेकिन इंडेक्स फंड की तरह बिल्कुल सेम नहीं होते। द यूनिट ऑफ ETF आर लिस्टेड, इनकी यूनिट जो है लिस्टेड होती है, एंड आर ट्रेडेड इन डीमैट फॉर्म ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, आप एक दूसरे को बेच सकते हो। एंड देयर प्राइस चेंजेस कंटिन्यूअसली टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द इंडेक्स और द कमोडिटी प्राइसेस। अब जरा ध्यान समझिए, अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड कैसे खरीद सकते हो? एक तरीका तो है फिजिकल मार्केट में जाओ, पैसे दो, गोल्ड खरीद के ले आओ। दूसरा तरीका है कि आप जो है फ्यूचर में जाओ MCX पे, MCX में मार्जिन जमा करो, 10 लाख का गोल्ड खरीदना, 2-2.5 लाख जमा करो और फ्यूचर खरीद के बैठ जाओ। ये दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप ज्वेलर के पास जाओ, 10 लाख का गोल्ड खरीदने के लिए 2 लाख जमा करो, उससे को 8 लाख में तुझे 1 महीने बाद दे दूंगा, और 1 महीने बाद 8 लाख देने पड़ेंगे, और ऐसे करके गोल्ड खरीद लो। तो उसे कहते हैं फिजिकल मार्केट में फ्यूचर खरीदना। ठीक है, तीसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाके गोल्ड फंड खरीद लो। और चौथा तरीका है आप गोल्ड ETF खरीद लो, गोल्ड का ETF। अब सर ये गोल्ड के म्यूचुअल फंड और गोल्ड के ETF में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। सर फंड 2 तरीके की होता है, अभी आपको क्या बताऊं, आप तो भैया बहुत वैसे ही पढ़े लिखे हो, सबने NISM 5A कर रखा है। म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। जितेंद्र सर की याद आ गई। तो ओपन एंडेड और क्लोजर एंडेड। ओपन एंडेड वो है जिसमें आप पैसा डायरेक्ट कंपनी को देते हो, HDFC म्यूचुअल फंड को आप पैसा देते हो और वो आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट प्रोवाइड कर देता है, इसे ओपन एंडेड बोलते हैं। इसमें आप कभी भी पैसा डाल के इसकी यूनिट खरीद सकते हो और कभी भी आप यूनिट बेच के इससे पैसा ले सकते हो, और ये पैसा डायरेक्टली आपको कौन देती है? कंपनी। इसीलिए से बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? कंपनी ने एक म्यूचुअल फंड इशू किया, आप लोगों से पैसे लिए, आपको यूनिट दे दी, और उसके बाद ना तो आपसे यूनिट खरीदेगी ना आपको और देगी,
और वो अपना म्यूचुअल फंड क्लोज कर देती है, उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, और वो म्यूचुअल फंड अब एक्टिवली मैनेज हो रहा है, लेकिन आप उसमें से ना पैसा निकाल सकते ना उसमें डाल सकते। अगर आपको अपना पैसा निकालना है, रिडीम करना है, तो आप मार्केट में वो फंड ट्रेड हो रहा होता है और आप वो फंड किसी को भी बेच सकते हो। मतलब आपने अगर बेचा तो मुझे खरीदना पड़ेगा, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं बिक रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू कुछ हो रहा है, एनएवी तो उसकी कुछ और है, लेकिन एनओवी से कम ज्यादा हो सकती है उसकी वैल्यू क्लोज एंडेड फंड की। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, इसलिए समझा रहा हूँ। क्लोज एंडेड फंड की वैल्यू उसकी एनएवी से वेरिएंस हो सकता है। ओपन एंडेड हमेशा एनएवी पे ही रिडीम होगा, एनएवी पे ही खरीदा जाएगा, क्योंकि तो कंपनी से खरीद रहे हो आप डायरेक्ट। लेकिन क्लोज एंडेड की एनएवी कुछ और हो सकती है और आपका रेट कुछ और हो सकता है, और ये एनआईएसएम 5A में भी आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां का, तो ये वाला हमारे में भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो क्लोज एंडेड फंड समझ में आ गया। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ इज जस्ट लाइक द क्लोज एंडेड फंड विच इज ट्रेडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वी कैन बाय एंड सेल ईच अदर। एक दूसरे के साथ बाय सेल कर सकते हैं, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक फंड बनाया और उसको ट्रेड करना शुरू कर दिया, है ना। जैसे इंडेक्स फंड ट्रेड होता है, लेकिन इंडेक्स फंड के लिए ट्रेड करने के लिए जैसे फ्यूचर है, ऐसे ही किसी भी चीज को ट्रेड करने के लिए उसका ईटीएफ बना देते हैं। ये क्यों बनाया गया था कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां थी वो बहुत पैसा कमा रही थी और हम जैसे लोग ट्रेडिंग कर लेते थे उसमें। हमें लगा कि अच्छा 2 दिन के लिए ऑटो सेक्टर तेज है तो हम ऑटो सेक्टर वाला म्यूचुअल फंड खरीदते थे, 2 दिन बाद बेच देते थे। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों में क्या थी? एग्जिट लोड था। तो फिर हमने एक ऐसी चीज बनाई, ईटीएफ बनाया, कि अगर किसी को 2-4 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए खरीदना हो तो म्यूचुअल फंड खरीदने की जगह ईटीएफ खरीद दो। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड है, ईटीएफ में एग्जिट लोड नहीं है। इसी चीज एग्जिट लोड से बचने के लिए क्लोज एंडेड फंड बनाया गया। जब क्लोज एंडेड फंड को आप बेचते हो तो कंपनी को तो आपने बेचा नहीं, इसलिए उसमें एग्जिट लोड नहीं लगता। ये वाली बात सबको पता थी। जब आप क्लोज एंडेड फंड को आप अपने उस पे बेचते हो, मार्केट में बेच देते हो, तो उस पे एग्जिट लोड नहीं लगता। कि एग्जिट लोड क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने एग्जिट किया ही नहीं, आपने कोई कंपनी को थोड़ी बेचा, आपने तो आपस में बेचा। तो आपस में खरीदने बेचने में कोई एग्जिट लोड नहीं है। पिछली बार पता नहीं कौन लड़ रहा था मेरे से इस बात पे, क्लोज एंडेड फंड में एग्जिट लोड होता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो 20 सालों से लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और वो खरबों का व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं सब चीजें। अभी कुछ दिन पहले एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे शहर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उसके क्लाइंट तोड़ लिया। अब जब मैंने उसका क्लाइंट तोड़ा तो वो तो भाई सीनियर आदमी है, थे भी बुढ़े आदमी, भाई 45-50 साल की उम्र है उनकी। आ गए, गुप्ता जी आ जाओ जरा। मैं उनके घर के सामने ही रहता हूँ, पहुंच गया। गुप्ता जी आपने मेरा क्लाइंट तोड़ दिया। मैं कहा जी मुझे थोड़ी पता था सर आपका। मैं उन्हें सर बोलता हूँ, वो गुप्ता जी बोल रही यही बात है, बढ़िया है, वरना तो वो शिवम भी बोल सकते हैं मुझे, बड़े हैं मुझसे, उनके बच्चे मेरे जितने हैं। तो कहने लगे गुप्ता जी आपने मेरा ही क्लाइंट तोड़ लिया। मैं कहा जी मुझे थोड़ी पता सर आपका क्लाइंट है। मैंने तो अपनी बात समझाई कि आप वहां जाके ये क्या है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर पागल है। मैं कहा सर मुझे पता नहीं था ना आपको, वरना मैं पागल ना बोलता। नहीं नहीं, आपको पागल वाली बात क्या लगी? मैंने बता दी उन्हें क्या लगी। मैंने कहा सर आप उन्हें क्लोज एंडेड फंड में कह रहे हो कि चार्ज लगता है, इसलिए ओपन एंडेड बेच रहे हो। देखिए आप ओपन एंडेड बेचो, मुझे पता है क्लोज एंडेड में वो तो मिलती नहीं कमीशन, वो तो फिर ट्रेडेड हो गया ना, वो तो एंजल वालों को मिलेगी कमीशन। तो मैंने कहा आप साफ साफ कहो ना, क्लोज एंडेड में नई बातें बताओ। वो एक्टिवली मैनेज नहीं होता है ना, एक्टिवली मैनेज नहीं होता, उसकी एनएवी से अलग होती है वैल्यू। कह रहे एनएवी से अलग कैसे वैल्यू होती है? एनएवी भी तो बिकता है वो। मैंने कहा सर आप ज्यादा ज्ञानी है, हम क्या कह सकते हैं आपको। समझ गए मेरी बात? तो अल्टीमेटली फिर मैंने उन्हें समझा दिया कि आपकी नॉलेज कम है। फिर जब लास्ट में उन्होंने मुझे 2-4 गाली दी ना, तुमने ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारे को अकल नहीं है, मैं कितना सीनियर हूँ, ये और वो। मैंने कहा फिर आ जाओ तुम अतले हाथ। तो मैं कहा जी आप सीनियर हो, क्या करोगे? सब डिग्री को फाड़ के फेंक दो, नॉलेज तो है नहीं आपको। जब भाई तुम्हारे को समझ जाना चाहिए, भाई तुम भी तो मेरे क्लाइंट तोड़ते होंगे, मैं कभी तुम्हें बुलाता हूँ? अगर मैंने तुम्हारा क्लाइंट तोड़ दिया, मुझे पता भी नहीं था वो आपका क्लाइंट है, मैंने 2-4 बातें गलत भी बोल दी, चलो पागल बोल दिया आपको, ना समझ बोल दिया, लेकिन पता थोड़ी था। और सच बोल रहा हूँ, हो ही तुम ना समझ, है ही नहीं अकल तुम्हें। बहुत देर तक तो मैं सोचता रहा अंकल है अंकल है अंकल है अंकल है। जब अंकल नहीं सिर पे ही बैठ गए, मैंने कहा अंकल जी की ऐसी की तैसी, चलो शुरू हो जाओ। फिर अंकल जी को समझा उनके अंदर की कमियां, और क्लाइंट के सामने समझाई। मैं कहा जी बताओ, अच्छा आपको पता है, चलो नेट खोल लो। अब उन्हें नेट भी चलाना नहीं आता ढंग से। मैं क्लाइंट से कह रहा हूँ जी चलो गूगल करो, जो मैं बोल रहा हूँ गूगल करो, सही हूँ कि नहीं। सारी चीजें, मतलब 6 घंटे वेस्ट हो गए मेरे वहां। तो मीन्स कहने का, आपकी नॉलेज अगर अच्छी होगी तो कोई कितना भी पुराना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपकी नॉलेज अगर अच्छी होगी तो क्लाइंट आपको मिलेगा। वो क्लाइंट आज तक मेरा है, 1 करोड़ का क्लाइंट था उसका। 1 करोड़ रुपये में साल का कितना आएगा? 1 लाख तो आएगा। तो 6 घंटे लगा के 1 लाख रुपए साल आएंगे जिंदगी भर। ज्यादा भी आएंगे, 1 करोड़ तो 1 करोड़ थोड़ी रहेंगे, बढ़ भी तो जाएंगे। वो भी पैसे डाल रहा है कुछ ना कुछ,
सिप भी लगा रखी है मैंने, उसका ईएम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ईटीएफ शायद सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड आप सबको पहले से पता है। कन्वर्टेबल डिवेंचर में कल समझा चुका हूं, फुल्ली कन्वर्टेबल भी, पार्टली भी, ऑप्शनली भी। आईडीआर, जीडीआर और एडीआर भी मैं पहले समझा चुका हूं, आप खुद पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब बाहर की कंपनी है और इंडिया में अपनी रिसिप्ट इशू करी। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब किसी भी कंपनी किसी भी कंट्री की हो सकती है, लेकिन वो ग्लोबली एक से ज्यादा कंट्री में अपनी रिसिप्ट को ट्रेड कराना चाह रही थी, इसलिए उसने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करी। और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब नॉन अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका में जाकर अपनी रिसिप्ट इशू करी, इसलिए उसे बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एग्जाम्पल मैं पढ़ा देता हूं, बाकी आप पढ़ना। एग्जाम्पल आईडीआर का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बाहर का अमेरिका का बैंक है, लेकिन उसने इंडिया में, वो पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में आईडीआर इशू किया था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बाहर का बैंक है, सिंगापुर का, शायद सिंगापुर का बैंक है ये, और ये पहला बैंक था। इसमें मेन बात यह है कि वो फर्स्ट कंपनी थी इंडिया में आईडीआर इशू करने वाली, पेपर में आ सकती है। कोई क्वेरी यहां तक? कोई क्वेरी यहां तक? और ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में अपना आईडीआर इशू करा था। बड़े से बड़े बंदे को नहीं पता होगी ये बात। ये चीजें होती है याद रखने वाली। जब कोई फालतू बोल रहा हो तो उससे ये क्वेश्चन पूछो, आईडीआर के बारे में पता है? आईडीआर तो वो बता देगा। फिर से अच्छा पहली कंपनी कौन सी जिसने आईडीआर इशू करा, वो नहीं बता पाएगा। अच्छा चल दूसरी बता दो फिर। अरे कोई तो पता होगी, नहीं पता फिर क्या पता आईडीआर के बारे में। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं किसी को साबित करने के लिए कि इसकी नॉलेज ज्यादा। खैर हमें लड़ना थोड़ी है, अपनी नॉलेज ज्यादा है तो बांटो उसे भी बता दो बेचारे कि उसकी नॉलेज भी बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं जी। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है? जो दूसरी कंपनी होती है और वो 4-5 देशों में अपना को ट्रेड करवाना चाहती थी, तो फिर वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। जैसे एग्जांपल, मैंने इंडियन कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्री की जीडीआर है, इन्फोसिस की है, टाटा मोटर की है, इन्होंने जीडीआर इशू किए हुए हैं क्योंकि इनका चाइना में भी काम है, अमेरिका में भी काम है, रूस में भी काम है, तो इनकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी हर एक देश में ट्रेड होती है। तो अलग अलग देश की अलग अलग डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करने की जगह इन्होंने ग्लोबल इशू करवा लिया, हर एक देश में एक ही रिसिप्ट ट्रेड हो जाती है। अमेरिकन डिपॉजिटरी जो अमेरिका वाली होती है वो किस किसने करा रखी है? इन्फोसिस ने एडीआर भी इशू कर रखा है, विप्रो ने भी, आईसीआईसीआई ने। मतलब इन्फोसिस ने जीडीआर भी इशू कर रखा है और एडीआर भी इशू कर रखा है। एडीआर इसलिए क्योंकि ज्यादातर काम तो इसका अमेरिका में होता है, तो अमेरिकन वालों के लिए, क्योंकि इसका 90% ट्रेड तो अमेरिका में होता है, तो अमेरिका वालों के लिए एडीआर अलग से कर दी और बाकी देशों के लिए मिला के जीडीआर कर दी। ठीक है, आईडीआर, जीडीआर, एडीआर के बीच में डिफरेंस आप अपने आप देख लेंगे। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, इसलिए छुड़वाया है। अगर आपको लगता है पढ़ाना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कल को। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी मैंने पढ़ा दिया था। ऐसे फॉरेन करेंसी में वाले बॉन्ड जो कि कन्वर्टेबल हैं उन्हें एफसीसीबी बोलते हैं, मैंने पढ़ा दिया था एफसीबी के साथ। ये सब आप बीच का अपने आप पढ़ लोगे, एडवांटेज भी आप अपने आप पढ़ोगे, डिसएडवांटेज भी, और इनके बीच का डिफरेंस भी, कंक्लूजन भी। अब मैं आ जाता हूं एफपीआई पे। यहां तक आप पढ़कर लेंगे अपने आप, और इसे जरूर पढ़कर आना है। और अगर आपको कल को समझ में नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, मेरे हिसाब से मैं सारा पढ़ा चुका हूं और आपको समझ भी आराम से आ जाएगा। ठीक, अब मैं चल रहा हूं एफपीआई क्या होता है। अच्छा, यहां पर किस किस को पता है एफआईआई, डीआईआई, एफपीआई का डिफरेंस पता है? तो चलिए रामू जी बताइए एफआईआई क्या होता है। सर एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या बाहर की कंपनियां हैं, इंडिया के रजिस्टर्ड हैं और इंडिया में आके ट्रेड करना चाहती हैं, तो उसे हम एफआईआई बोलते हैं। एफपीआई जैसे डीआईआई हो गया, इंडिया में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो समझ में आ गया। जी। अब आप एफपीआई बताइए। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये क्या होते हैं सर? ये भी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में या मतलब ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, तो हर एक कंट्रीज में आके जहाँ इन्हें लगता है कि इस कंट्री में अपॉर्चुनिटी अच्छी है इस सेक्टर में, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके करते हैं। एफआईआई और एफपीआई में डिफरेंस बताइए। एफआईआई और एफपीआई सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है सर, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत ही बताओ। सर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे बड़े जैसे म्यूचुअल फंड, एचआईए, एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, इस तरह से ग्रुप्स होते हैं,
वो अदर कंट्रीज में आके इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनको लगता है, ठीक है। और पोर्टफोलियो का भी सर ये है कि अलग अलग पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसको मैं गेस कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसका मुझे क्लैरिटी नहीं है। ये लेकिन बहुत अच्छा है कि आप ट्राई करते हो। आपको भी हाँ। पता है कि मैं 100% बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा आपको ही समझ में आएगा। जो डर गया वो मर गया। बताना तो बहुत चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उन्हें डर लग रहा है। देखो मैं पूछता हूँ एक से भी, सूर्यवंशी जी, हाँ सर। FII और FPI का डिफरेंस। सर FII तो सबको मालूम है, FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो बनाते हैं सर। वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ज्यादातर हैं जो अमेरिका में है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फंड ऑफ फंड ले लेते हैं। हमको अमेरिका में करना है तो हम उनके फंड ऑफ फंड को ले लेते हैं, तो वो एक फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एक पोर्टफोलियो बना के। और FII वो तो जैसे JP मॉर्गन है आपका, बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया में आके वो कर रहे हैं। सिंगापुर के बहुत सारी कंपनी है वो आके कर रहे हैं, वो FII है सर। चलो, लेकिन मुझे एक बड़ा मुझे आपसे उम्मीदें कुछ ज्यादा थी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको तो ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। पेपर वाली लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में पता चलना चाहिए। और रामू जी पढ़ रहे हैं इस टाइम। हाँ कौशल जी बताइए। सर FII वाले तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में पैसा लगाते हैं वो, और FPI बोले तो जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी के अंदर वो तो भी सारे foreign के- रजिस्टर्ड, सेबी के अंदर तो सारे रजिस्टर्ड है, चाहे FII हो चाहे FPI हो। सेबी के रजिस्टर्ड के बिना तो वो ट्रेड ही नहीं कर सकते यहाँ पे। सेबी के अंडर अच्छा। रजिस्टर्ड होते। देखो जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपसे पूछा जाता है आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट। आप रेजिडेंट पे टिक कर देते हो तभी आपका अकाउंट खुलता है, तो आप क्या हो जाते हो, इंडियन हो जाते हो एकदम से। फिर अगर आप नॉन रेजिडेंट लिख दोगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा आप नॉन रेजिडेंट में FPI हो कि FII हो। लेकिन आपने नॉन रेजिडेंट कभी लिखा ही नहीं, इसलिए आपसे पूछा नहीं। तो ये तो सेबी के अंडर तो सारे रजिस्टर्ड हैं। आप भी रजिस्टर्ड हो सेबी के अंडर, तभी तो ट्रेड कर पा रहे हो। इंडिया में ट्रेड करने के लिए सेबी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। सेबी इज द बाप। तो चलिए अब चेक करते हैं किसकी नॉलेज कहाँ थी, कौन सही था कौन गलत। मैं आपको FII और FPI के बीच का डिफरेंस सिखाने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े बंदे नहीं बता पाते इसका आंसर। देखो गोल 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 तो कोई भी बता दे, बिल्कुल एग्जैक्ट हर चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए। और मैं यही सिखाऊंगा। डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है इनको। डीमैट अकाउंट तो FPI का भी होता है, FII का भी होता है, और आपका भी होता है, DI का भी, सबका होता है। डीमैट अकाउंट के बिना तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, सबका होता ये है। रिटेल में काम कर सकते हैं सर, FPI FII बल्क में ही काम करेंगे। नहीं, FII भी रिटेल में काम करते हैं, क्यों नहीं करते। FII नहीं खरीदते, रोज के रिलायंस पिलायंस खरीद लिया, HDFC खरीद लिया। आपको क्या लग रहा है वो अलग विंडो में खरीद बेच रहे हैं, कोई आप ही की विंडो में खरीद बेच रहे हैं। करते हैं, क्यों नहीं करते। FII भी तो 100-1000 हैं। जो बड़े FII हैं वो बल्क डील करते हैं, छोटे FII आपके और मेरे जैसे 10-20-50 लाख वाले वो छोटा ट्रेड करते हैं, लेकिन है तो FII ना वो। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, फिर बताएंगे, बात करेंगे इस बारे। चलिए पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज एन एंटाइटी एस्टेब्लिश्ड। पहली बात तो एंटाइटी को ब्लॉक बना लीजिए। A foreign portfolio investor is an entity established or incorporated outside India। एक तो ये क्या है, FPI क्या है, एक एंटाइटी है। एंटाइटी मतलब एस्टेब्लिश्ड, या तो एस्टेब्लिश की गई है या इनकॉर्पोरेटेड की गई है। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन किया गया उसका आउटसाइड इंडिया। पहली बात तो ये फॉरेन है, इंडियन तो हो ही नहीं सकती। या तो वो इंडिया के बाहर की एंटाइटी है, एस्टेब्लिश की गई है, या इनकॉर्पोरेट की गई है, मतलब रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड और एस्टेब्लिश का मतलब अनरजिस्टर्ड। बस खाली रख दी, नींव रख दी, नाम रख दिया, हो गया काम शुरू। दैट पॉजेस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया में। दीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर, अब चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, हमारे लिए कौन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर। मस्ट रजिस्टर विद द रेगुलेटर, सेबी के साथ रजिस्टर करेगा। टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में अगर आपको काम करना है तो सेबी से रजिस्टर तो करना पड़ेगा। और जब कोई फॉरेन एंटाइटी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, अब इनकॉर्पोरेटेड कौन होगी, जो कंपनी होगी, और अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब अनरजिस्टर्ड कौन सी होगी, इंडिविजुअल होगा, जो वो अनरजिस्टर्ड होगा। दो ही तरह के बंदे तो इंडिया में काम कर सकते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल होगा वहां का,
या फिर वहां की कोई रजिस्टर्ड एंटाइटी होगी। अगर रजिस्टर्ड एंटाइटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों ही एफपीआई हैं, दोनों ही एफपीआई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रजिस्टर्ड एंटाइटी, जरा ध्यान समझिएगा, एफपीआई का मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो वो एफपीआई तो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो है। अब वो इन्वेस्टर दो तरीके के हो सकते हैं, तो रजिस्टर्ड एंटाइटी और या फिर नॉन रजिस्टर्ड एंटाइटी। अब अगर वो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड एंटाइटी है किसी लॉ के अगेंस्ट, तो हम उसे इंस्टीट्यूशन बोल देंगे। वो इंस्टीट्यूशन क्यों बना? क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गया। तो रजिस्टर्ड एंटाइटी होगी तो उसे एफआईआई बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक फर्म है। फर्म है तो रजिस्टर्ड ही होगी। तो रजिस्टर्ड फर्म जितनी भी हैं, जितने भी बैंक्स हैं बाहर के, जितने भी बड़े बंदे हैं, बैंक से रिलेटेड म्यूचुअल फंड हैं, हेज फंड्स हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड एंटाइटी है, जो सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न ही है, उन्हें बोला जाता है एफआईआईज। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, जैसे कि बाहर के वो वाले बंदे जिनके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, उन्हें बोला जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक्चुअल में तो एफआईआईज भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही हैं, लेकिन उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया। अगर वो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एंटाइटी है तो उसे एफआईआईज की श्रेणी में डाल देंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है एंटाइटी, तो फिर वो एफपीआई की श्रेणी में जाएगा। जो एफपीआई होता है उस पे जो रूल्स लगते हैं वो इंडिविजुअल वाले लगते हैं, और जो एफआईआई होता है, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट एंटाइटी है, उस पे जो रूल लगते हैं वो कंपनी वाले लगते हैं। इसलिए इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि कंपनी के केस में कंपनी प्लस उसके डायरेक्टर प्लस उसके प्रमोटर, तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। और एफपीआई के केस में सिर्फ वो अकेला और उसकी फैमिली, उनका ही ध्यान रखना पड़ता है सेबी के रूल्स के हिसाब से। तो इसलिए इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डाला गया। लगभग सेम होते हैं, डिफरेंस क्या है बस, एफपीआई वाली जितने भी होंगे वो ज्यादातर इंडिविजुअल और नॉन रजिस्टर्ड एंटाइटीज होंगी, ठीक। और जो एफआईआई होंगे वो गारंटीड सबके सब रजिस्टर्ड एंटाइटीज होंगी, बाहर के देशों की, कोई से भी देश की हो सकती है। चलिए, एक बीच में आया था केस पी नोट्स का। गवर्नमेंट पी नोट्स पर टैक्स लगाने वाली थी, प्रोप्राइटरी नोट्स। और जब ये केस आया तो किसी को पी नोट्स पता ही नहीं था क्या होता है। आपको पता है, किसी को पता है पी नोट्स क्या होते हैं? किसी को पता है पी नोट्स? हाँ बताइए। नहीं सर, नहीं पता है। पता तो सूर्यवंशी जी को तो पता होंगे। सूर्यवंशी जी, पी नोट्स याद है कुछ? सर भूल गया हूँ, लेकिन देखो सूर्यवंशी जी, आपको ना एक दिन पहले पढ़ के आना है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है। यस सर। आप एक दिन पहले यस सर। पढ़ाएंगे सारा, जिससे कि अब जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊं तो आपका क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। पहला बैच पढ़ा भूल गए, दूसरे बैच भी पढ़ के भूल जाओ, मैं चाहता नहीं भूलोगे। तब जब पहले वाला बैच आप एडवांस में पढ़ कर आओगे, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ये कहोगे सर पिछली बार तो ऐसे बताया था, इस बार ऐसे बता रहे हो। वो चाहिए मुझे कि मैं सर पार्टिसिपेटरी लोग आपने बताया था बहुत अच्छा पार्टिसिपेटरी, मगर मैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। सर ये शायद जो भूलना नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं सर, उनको सेबी इशू करता है जो इंडियन में इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों करता है? एफपीआई बना के कर लेता है। एफआईआई या एफपीआई बना के क्यों नहीं करता? प्रोप्राइटरी नोट से क्यों बनाया अलग से? ये अच्छा है, ये मेन बात है। सर इसमें शायद कुछ उनको स्पेशल प्रिविलेज के आप इंडिया में कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस होती होंगी डिस्क्लोजर्स। कुछ नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए बताते हैं प्रोप्राइटरी नोट्स क्या होता है। और जो भी पुराने बैच के स्टूडेंट है, याद रखना, सिर्फ सूर्यवंशी जी को नहीं कह रहा हूँ, किसी और का नंबर भी लग सकता है पूछने में, तो याद करके पढ़ के आइए। ये थोड़ी कि जिंदगी भर बस बैच पढ़ते रहेंगे और भूलते रहेंगे, भूलना थोड़ी है, याद रखना है। चलिए, ये जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ मैं, इसका फायदा तो होना चाहिए, याद तो रहना चाहिए। इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ जो याद रहे, तब भी भूल गए। प्रोप्राइटरी नोट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बेसिक आपने ये समझना है, प्रोप्राइटरी नोट्स आई क्यों, एफपीआई क्यों नहीं बना दिया इन्हें, आई क्यों, ये मेन क्वेश्चन है जो कोई नहीं बता पाएगा। चलिए बताते हैं प्रोप्राइटरी नोट्स क्या है। प्रोप्राइटरी नोट्स एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द सेबी, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सर ये वो वाले बंदे थे जो थे तो इंडिविजुअली एफपीआई थे हमारे, लेकिन एफपीआई थे और रजिस्टर्ड हो गए, वो रजिस्टर्ड थे
मतलब हम उन्हें चेक कर सकते थे कोई क्या खरीद बेचना क्या करना चाह रहा है। तो रजिस्टर्ड एफपीआई को ओवरसीज इन्वेस्टर थे, बाहर के ही थे, हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करना चाह रहे थे, बट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद द मार्केट रेगुलेटर, लेकिन सेबी को अपने बारे में नहीं बताना चाह रहे थे। अच्छा, सेबी को क्यों नहीं बताना चाह रहे थे अपने बारे में? पी नोट्स प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन सिक्योरिटी टू दीज इन्वेस्टर। देखो सर, कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, ध्यान समझना, कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सेबी को अपने बारे में बताना नहीं चाह रहे हैं। सेबी को अपने बारे में ना बताने के 2-3 कारण हो सकते हैं, चलो कारण बाद में बताएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है सर, जो सेबी को अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे तो वो बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन कराए पी नोट्स के जरिए प्रोप्राइटरी नोट्स के जरिए ट्रेड कर लेते हैं, उन्हीं को हम पी नोट्स बोलते हैं। और वो पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ही होता है, लेकिन किसने लगाया पैसा ये नहीं पता होता। कितना लगाया ये तो पता है, किसने लगाया वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। चलिए ये तो समझ में आ गया। सर ये प्रोप्राइटरी नोट्स वाले बंदे हैं कौन जो नकाब पहन के ट्रेड करते हैं? ये है ही कौन? सर यही तो ऑपरेटर नहीं है कहीं? नहीं, सेबी ऐसा कोई काम नहीं करने देगा जिससे कोई ऑपरेटर बन जाए। ऑपरेटर तो कोई है ही नहीं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जब एक जैसा काम करते हैं तो वो ऑपरेटर बन जाते हैं, हम उन्हें ऑपरेटर बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोई ऑपरेटर है नहीं, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटर कोई बनेगा सेबी पकड़ लेगी। सेबी के रूल इतने अच्छे हैं, बहुत टाइट रूल है, लेकिन उन टाइट रूल को भी जो मात दे दो उसी को ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर तो है ही कोई ना कोई, जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक चोर नहीं है। चलिए, तो ये प्रोप्राइटरी नोट्स आए क्यों होंगे? पहला, आप मान लीजिए अमेरिका के बंदे हैं, तो आप चाहे अमेरिका में कुछ भी कमाए, चाहे इंडिया में कमाए, चाहे फ्रांस में कमाए, चाहे भूटान में कमाए, आपकी पूरी कमाई पे अमेरिका आपसे टैक्स लेगा, बिकॉज यू आर द नेशनल सिटीजन ऑफ द अमेरिका। तो यूर होल सोल इनकम विल बी टैक्स्ड इन अमेरिका। अगर आप इंडिया के बंदे हैं और आप गए कुवैत में जॉब करने, तो कुवैत में आपको जितनी भी सैलरी मिलती है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो कुवैत वाली पूरी सैलरी आपके हाथ में टैक्स लगेगा। इंडिया में रूल है ये। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, आप गए, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, शाहरुख खान गया अमेरिका, अमेरिका की मूवी में काम किया, अमेरिका के डायरेक्टर ने पैसे दिए, अमेरिका में ही रिलीज हुई पिक्चर, इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई, सब काम अमेरिका में ही हुआ। शाहरुख खान बस अमेरिका गया, 4 दिन की शूटिंग करके वापस आ गया, और 4 दिन की शूटिंग करने के उसे मिल गए 4 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ रुपए पूरे के पूरे इंडिया में टैक्सेबल है उसके हाथ में। ठीक, दूसरा एग्जांपल, शाहरुख खान अमेरिका गया, अमेरिका की कंपनी, अमेरिका का डायरेक्टर, अमेरिका की फिल्म अमेरिका में रिलीज हुई, और जो वहां पर उसे 4 करोड़ रुपए मिले वो अमेरिका में खर्च करके आ गया, तो भी शाहरुख खान के हाथ में 4 करोड़ रुपए टैक्सेबल हैं, क्योंकि उसने 4 करोड़ कमाए हैं। चाहे कहीं से भी कमाए हो, चाहे खर्च भी कर दिए हो, अमेरिका से इंडिया लेकर भी नहीं आया, फिर भी उस 4 करोड़ पे वो टैक्स देगा। लगभग मानकर चलो 10% दे देगा। 40 लाख रुपए का टैक्स वो देगा। ना उसने इंडिया में कुछ कमाया, ना उसने इंडिया में कुछ लाया वापिस, सब वहीं पर कमाया, वहीं खर्च कर दिया। फिर भी उसके अकाउंट में, अमेरिका वाले अकाउंट में पैसे आए थे, फिर भी शाहरुख खान पे टैक्स लगेगा उस पूरी इनकम पे। ऐसे ही अगर कोई अमेरिका का बंदा है, अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में पला बड़ा, सब कुछ अमेरिका में हुआ, उसने अगर सेबी से रजिस्टर्ड करा लिया अपने आप को, तो और यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, तो अमेरिका में भी टैक्स लगेगा, और इंडिया वाले भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया वाले कहेंगे हमारे इंडिया में आके इंडिया की कंपनी को खरीद के, इंडिया की कंपनी को बेच के प्रॉफिट कमाया, टैक्स देकर जाओ। तो उन पे 2 जगह टैक्स लगता है हर बंदे पे। अगर इंडिया का बंदा जैसे शाहरुख खान अमेरिका में जाके कमा कर आ रहा है, तो अमेरिका में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, और इंडिया में भी लगेगा। तो डबल टैक्स लगता ही लगता है। जहां के तुम प्राणी हो वहां तो टैक्स देना ही देना है, और जहां तुमने कमाई करी वहां भी देना पड़ेगा। तो जो प्रोप्राइटरी नोट्स वाले बंदे हैं, एक तो वो इसलिए प्रोप्राइटरी नोट्स खरीदते हैं कि प्रोप्राइटरी नोट्स में उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। जब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया तो वो वाला प्रॉफिट अमेरिका गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। इंडिया में टैक्स तो लग जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट का टैक्स बच जाएगा। प्रोप्राइटरी नोट्स वालों को एग्जम्पशन मिली हुई है कि प्रोप्राइटरी नोट्स के थ्रू ट्रेड करोगे तो आप पर अमेरिका वाले टैक्स नहीं लेंगे। DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में उन्हें छूट मिली हुई है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं और देशों के प्रोप्राइटरी नोट्स को भी मिली हुई है। तो प्रोप्राइटरी नोट्स वालों को बचत होती है, इस तरह से वो काम करते हैं। दूसरा, कुछ प्रोप्राइटरी नोट्स वाले ऐसे हैं जिन्हें इंडिया ट्रेड करने नहीं देगा। मान लो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता वो ट्रेड, तो वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता, प्रोप्राइटरी नोट्स में पैसा लगा सकता है, तो इसलिए प्रोप्राइटरी नोट्स में पैसा लगा देता है। तीसरा,
प्रोप्राइटरी नोट्स वाले ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म की, 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में एक बार बेचते हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी नोट्स इसीलिए बनाए गए थे कि चलो हमारे देश में बाहर का पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी नोट्स एक अलग से बनाया गया जिससे बाहर के लोग हमारे देश में पैसा लगाए, उन पर टैक्स भी कम लगे और उन्हें अपना नाम भी बताना ना पड़े कि हमने कितना पैसा लगाया और किसने लगाया। लेकिन प्रोप्राइटरी नोट्स की एक लिमिट है कि आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। आप पैसा किसी फर्म को दोगे इंडिया में प्रोप्राइटरी नोट्स के थ्रू, और म्यूचुअल फंड की तरह वो काम करेगी और आपकी तरफ से वो शेयर खरीदेगी, बेचेगी। एक शेयर में वो इससे % से ज्यादा पैसा नहीं लगा पाएगी। इस तरह के कुछ रूल है। तो मतलब कि ऑपरेटर नहीं बन पाएंगे भले ही वो प्रोप्राइटरी है। जी विनायक जी, आपकी क्वेरी बोलिए। हाँ सर, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी उनको अलाउ क्यों कर रही है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही है कि अभी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, तो इसके हमारे कंपनीज को कैपिटल मिलेगी, इसीलिए उनको अलाउ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर। तो वो वाले रिस्ट्रिक्शन है सबके ऊपर है। आप भी अगर किसी 5% कैपिटल खरीद ही नहीं सकते, सेबी का रूल है। आप तो इंडिया में रहते हो, आप किसी एक कंपनी का 5% स्टेक एक दिन में एक साथ नहीं खरीद सकते, एक महीने के अंदर भी नहीं खरीद सकते। एक कंपनी का 2% से 3% ज्यादा स्टेक खरीदने के लिए आपको सेबी को बताना पड़ता है मैं खरीदना चाहता हूँ। सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी कहती है खरीद लो तो खरीद पाते हो, और उसका भी तरीका है। डायरेक्टली रिटेल मार्केट में नहीं खरीद पाओगे, आपको ऑफर फॉर परचेज लाना पड़ेगा। ऑफर मैं खरीदना चाहता हूँ। तो जो रिस्ट्रिक्शन आपके पास है वही रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर है, कुछ अलग थोड़ी है। रिस्ट्रिक्शन कोई अलग से नहीं है, प्रोप्राइटरी नोट्स पे सेम है। जो आपके ऊपर है वो इनके ऊपर है। थोड़ी सी उनको रेगुलराइज कर दिया गया है कि भाई तुम पैसा दोगे किसी को, म्यूचुअल फंड वाले को, और म्यूचुअल फंड वाले की जो प्रोप्राइटरी नोट्स तुम्हारे ट्रेड करो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, किसी एक कंपनी में नहीं पैसा लगा सकता। और ये आपने म्यूचुअल फाइव में पढ़ा, या आपने टोटल फंड का पैसा किसी एक ग्रुप पे भी नहीं लगा सकते 5% से ज्यादा। मतलब रिलायंस की 20 कंपनियां, तो 20 की 20 कंपनियों को मिला के 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। ये सब आपने 5A में पढ़ लिया अच्छे से। जी रामू जी, क्वेरी बोलिए। सर तो मतलब ये एक लीगल तरीका है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हम आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, तो इससे आप लीगली अपना टैक्स भी बचा सकते हो। और इंडिया का फायदा ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी तो लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में, कैसा आएगा मतलब यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन कुछ दिन पहले प्रोप्राइटरी होल्डर पे टैक्स लगने वाला था। आज से लगभग शायद 1 साल पहले, पिछले साल की बात है। पिछले साल के जो बजट है उसमें प्रोप्राइटरी पे टैक्स लगा दिया था। अभी तक ये टैक्स फ्री होते थे इंडिया में, अमेरिका में टैक्स लग जाता था। समझो DTA में बोलते थे भाई तुम हमारे को अपना नाम मत बताओ। अमेरिका वालों को तो पता है ना, अमेरिका से तुम पैसा यहाँ भेज रहे हो तो पता लग ही जाएगा, उनके अकाउंट से तो पैसा आ रहा है। यहाँ पर तुम अपना नाम ही मत बताओ, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। मतलब भाई तुमने दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी ने 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 में बेच दी, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 20 रुपए के प्रॉफिट पे म्यूचुअल फंड कंपनी से टैक्स लेंगे यहाँ वाले से, और टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपको मिल जाएगा। अब जो 20 रुपए में से 2 रुपए टैक्स देके 18 रुपए का प्रॉफिट हो, 18 रुपए आपको दे दिया, आप पे कोई टैक्स नहीं है। अब जो मोदी गवर्नमेंट थी वो ये कह रही थी कि म्यूचुअल फंड कंपनी तो टैक्स देगी देगी, प्लस जो 18 रुपए का प्रॉफिट आपको आप भी दो, जैसे कि अभी होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने के बाद जब उसे प्रॉफिट होता है वो टैक्स देने के बाद ही तो आपका प्रॉफिट निकलता है। फिर उसके बाद जब आपको मिलता है प्रॉफिट, आप कैपिटल गेन देते हो। तो उन्होंने कहा जब इंडिया का बंदा देता है तो बाहर वाले को क्यों छोड़ेंगे। तो उन्होंने प्रोप्राइटरी होल्डर पे भी टैक्स लगा दिया था। बहुत थोड़ा सा लगाया था, 5% लगाया था, लेकिन लगाया तो था ना। उसकी वजह से मार्केट गिर गई थी। लेकिन जब ये न्यूज आई मार्केट में पी नोट्स वालों पे लगेगा, लोग कहते हैं पी नोट्स कभी सुना तो है नहीं। ठीक है, मैंने भी पी नोट्स तब पहली बार ही सुना था पिछले साल, और तभी मैंने ये कंसेप्ट अपनी बुक में डाल दिया था। इसके बारे में पूरी रिसर्च करके, समझ के, सर्च करा, पूरा बुकें पढ़ी बैठ के बहुत सारी, पूरा समझा इसके बारे में, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझा इसका, बड़े बड़े बंदों से समझा, बड़े बड़े सीएस को फोन करा, उन्होंने मुझे समझाया। जब मेरे समझ में अच्छे से आ गया तब मैंने अपनी बुक में छोटा सा पैरा डाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए। और पी नोट समझने के लिए मुझे 1 महीना लग गया था, तब तक मार्केट गिर चुकी थी। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आने में 1 महीना लग गया था, तब तक मार्केट ताबड़तोड़ गिर चुकी थी। जब मेरे समझ में ओहो, क्योंकि कुछ बंदे जी न्यूज पे आके बोल रहे, जी बिजनेस पे, अरे पी नोट्स पे टैक्स लगना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा हाँ कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था क्या है। मैंने कोई बड़ी बात नहीं, खरीद के रखो। मैं खरीद के बैठा रहा हूँ, गिर गई मार्केट। फिर 1 महीना लगा समझने में, जब मार्केट गिरी तो मैं कहा नहीं अब तो समझना पड़ेगा ये क्या है। तो फिर मैंने इसके बारे में पूरा समझा, फिर समझ में आया नहीं पी नोट छोटी चीज नहीं है। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, टोटल इंडियन इक्विटी मार्केट का 5 से 10% पैसा ही है इक्विटीज में, पी नोट्स में 5 से 10% पैसा है बस।
पी नोट्स में। अब जो बंदे ये बोलते हैं 5 से 10% पैसा है, बस सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर। 5-10% तो बहुत ज्यादा हो गया। 5-10% बहुत ज्यादा होता है जी। बिजनेस पे आके एक बंदा बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बढ़िया बंदा है, वो आके बोला पी नोट्स में तो बहुत छोटी सी अमाउंट लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब छोटी सी अमाउंट का मतलब तुम 1% मानते हैं भाई, 1% भी ज्यादा है, लेकिन मैं 1% मानकर चल रहा था, चलो 1 या 2% लगा हुआ होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, जाओ तुम छोड़ बेच बाच के भाग जाओ, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। जब बाद में पता चला भैया प्रोप्राइटरी नोट्स में 10% पैसा लगा हुआ है, फिर न्यूज आई जी इन बिजनेस पे ही कि हमने रिसर्च निकाली है, प्रोप्राइटरी नोट्स में 10% पैसा लगा हुआ है, और अगर 10% पैसा अगर बेच के भाग जाए तो मार्केट 10% गिर सकती है। भाई साहब मार्केट 6-7% गिरी थी तब, 3 दिन के अंदर अंदर रोज निफ्टी 500-700 पॉइंट गिर जाती थी। उस टाइम तो निफ्टी भी सस्ती थी, उस टाइम तो निफ्टी शायद 18-19 हजार की थी, और 500 पॉइंट गिर जाती थी रोजाना 2.5%। 3-4 दिन तक गिरती रही, 10 पॉइंट गिर गई थी, 7-8% गिर गई थी 3-4 दिन में, फिर धीरे धीरे कवर हो गई क्योंकि टैक्स कम कर दिया था। पहले 10% लगाने वाले थे प्रोप्राइटरी नोट्स पे, फिर 5% लगाया था शायद, तो इस वजह से फिर कम। प्रोप्राइटरी नोट्स अच्छे से क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी नोट्स के बाद है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं? कुछ लोगों के पास, जिनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, वो मिलकर ना एक फंड बना लेते हैं, कमेटी बना के कहते हैं कि चलो यार, जिनको बिजनेस नया नया, जिनके पास पैसे की कमी है ना, हम उन्हें पैसे देंगे। फिर वो खोल देते हैं शार्क टैंक इंडिया, फिर शार्क टैंक में आके बैठ जाते हैं वो, फिर कहते हैं हाँ भाई तो अपना प्रोजेक्ट बता। फिर आप उन्हें अपना प्रोजेक्ट बताते हो, क्या बताते हो? सर देखो मेरा नाम है रामू प्रजापति, मैं जो है ना आलू से सोना बनाऊंगा। मैं जो है आलू से सोना बनाऊंगा, उसके लिए आप मेरे को मशीन लगाने के लिए पैसे दो, ठीक है? तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ भैया ये लगा, ये तो आलू से सोना बना भी सकता है, अगर उन्हें लगता है तो वो आपको पैसे देते हैं। कहते हैं कितने पैसे की जरूरत है? आप कहते हो सर अभी शुरू में से 50 करोड़ की जरूरत है। ठीक है, तेरे 50 करोड़ के लिए 50% इक्विटी मुझे दे दे, तो आप 50% इक्विटी शेयर उनके नाम कर देते हो और वो आपको 50 करोड़ देते हैं। अब अगर आलू से सोना बन गया तो आपके 50% शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, उनके वाले की भी, अपने वाले बेच के चले जाएंगे, उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आलू से सोना नहीं बना तो उनके जो 50 करोड़ थे वो मिट्टी बन जाएंगे। तो वो हाई रिस्क ट्रेड उठाते हैं, नई नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं, इन्हें बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब जो अमीर लोग होते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए पैसा बांटते हैं मार्केट में, उन्हें बोलते हैं वेंचर कैपिटल। और ऐसी बात नहीं है, उनका पैसा इतना बढ़िया बढ़ता है कि अगर 100 में से एक कंपनी भी चल गई तो 99 का लॉस पूरा कर देगी, क्योंकि वो इतने कम पैसे में पूरी पूरी कंपनी खरीद लेते हैं और बाद में वो कंपनी चल पड़ती है। ऐसे कोई बेवकूफ थोड़ी है, अगर पैसे देते हैं तो पूरा ध्यान भी रखते हैं और आपके सोना बनवा ही देंगे। वो तो सर गाइड भी करते हैं ना, इनिशियल स्टेज पे कंपनीज में फंडिंग करते हैं, तो उनका काम ये है। कंपनी की सेल तो डबल उनका नाम आने से ही जाती है। अरे भाई अश्मीत ग्रोवर्स का प्रमोटर है, अच्छा जी अश्मीत ग्रोवर, चलो भाई ऑर्डर दे दो। वैसे कोई पूछता नहीं था आपको, अश्मीत ग्रोवर का नाम आते ही सर ऑर्डर मिलने शुरू हो गए बड़े बड़े। समझ रहे हैं? कंपनियां तो उनके नाम से ही चल पड़ती हैं, ऐसी थोड़ी वो। और हर किसी के साथ पैसे थोड़ी लगा देते हैं, पार्टी में दम लगेगा, सच में आलू से सोना बन रहा होगा तो लगाएंगे, राहुल गांधी जैसे पे थोड़ी लगा देंगे, ठीक है ना? मोदी जी पे लगाते हैं वो भी पैसा, राहुल पे तो कुछ। प्रोडक्ट क्या है सर, आगे फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, इनके करंट में सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, कॉम्पिटिशन। सब कुछ बोलने के बाद ये जो मैंने राहुल जी का नाम लिया है ये हास्यवंत था, इसे मेरा कोई भी मतलब मन में नहीं था मेरे। और भैया मेरे लिए कांग्रेस भी बढ़िया है, बीजेपी भी बढ़िया है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राइवेट इक्विटी फर्म। प्राइवेट इक्विटी फर्म भी वेंचर कैपिटल की तरह होती है। वेंचर कैपिटल में तो क्या थे, 3-4 इंडिविजुअल हुआ करते थे, 3-4 इंडिविजुअल बंदे मिलकर जब काम करते थे वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। और जब 50, 100, 200, 500 बंदे एक फर्म बना लेते हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न बना लेते हैं और मिलकर फिर वो वाला पैसा बांटते हैं, उसे प्राइवेट इक्विटी फर्म बोलते हैं। है दोनों सेम ही। हेज फंड क्या होते हैं सर? जो इनकम जनरेट करने के लिए हेज करके चलते हैं। हेज करके चलते हैं मतलब सर वो एक मार्केट में कोई चीज खरीद लेते हैं और दूसरी मार्केट में उस चीज को बेच के उसके बीच का डिफरेंस कमाना चाहते हैं, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, हेज करके चलते हैं, तो उसे हेज फंड बोलते हैं। इनका बेसिक मोटिव ये होता है कि ये
प्रॉफिट कमा सके, दोनों तरफ की पोजीशन से कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और इनकी वजह से ही मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आती है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए। हेज फंड की वजह से ही मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि पहले इधर खरीदने का काम करते हैं, फिर इधर बेचने का भी काम करते हैं, दोनों मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। ठीक, तो लिक्विडिटी इन्हीं की वजह से होती है, और जो मार्केट में रेट का डिफरेंस होता है उसी में आ जाते हैं। मान लो एक मार्केट में लिक्विडिटी कम होने की वजह से रेट गिरा हुआ है, एक मार्केट में बढ़ा हुआ है, तो बढ़ी हुई मार्केट में बेच देते हैं और गिरी हुई मार्केट में खरीद लेते हैं, दोनों के रेट बराबर आ जाते हैं और इनको बीच में प्रॉफिट हो जाता है। तो हेज फंड की वजह से ही लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी हो पाती है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हेज फंड, आप पढ़ लेना। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नया कंसेप्ट है बिल्कुल, AIF अभी आया है, बहुत ही बढ़िया है। These are privately pooled investment scheme that invest in the various asset classes such as real estate, private company, commodity। देखो, इक्विटी शेयर के अलावा बाकी जगहों पर भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, इसे बोलते हैं AIF। AIF में आप सारी जगह पर पैसे इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में भी कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी कर सकते हो, इक्विटी में भी, गोल्ड में भी, और इसके अलावा और भी चीजें जैसे, हाँ, द टर्म ऑल्टरनेटिव टिपिकली इंक्लूड ऑल अदर एसेट एक्सक्लूड, ये वाली चीजों में नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आएगा। क्या? लिस्टेड इक्विटी में नहीं करोगे, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में नहीं करोगे, फिक्स डिपॉजिट में नहीं करोगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में नहीं करोगे सच एज म्यूचुअल फंड, NPS, इंश्योरेंस प्लान में भी नहीं करोगे, दैट इन्वेस्ट इन दीज एसेट। कह रहा है ऐसे इंश्योरेंस प्लान में भी नहीं करोगे जो इन सब चीजों में इन्वेस्ट करता हो। मतलब सर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट तरीके के आपको पता है ना, उन सबको छोड़ के, जितने भी तरीके आपको इन्वेस्ट करने के म्यूचुअल फंड के थ्रू, इक्विटी के थ्रू पता है ना, उन सबको छोड़ के एक तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं, AIF जो हैं, वो ज्यादातर फ्यूचर में काम करते हैं। मोस्ट रिस्की एसेट, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो AIF SIF कहाँ करते हैं ट्रेड? फ्यूचर में। लेकिन अभी जो सेबी ने टाइम दिया है, उन्हें 20-30% ही दिया है कि अगर किसी ने 100 रुपए लगाए तो 30% आप पैसा फ्यूचर में लगाओगे, 70% आपको लगाना पड़ेगा अलग एसेट्स में, सेफ एसेट्स में। तो इस तरह से दिया है AIF को, सॉरी SIF को। AIF क्या है? जो पूरा का पूरा फ्यूचर में काम करती है। इंडिया में भी ज्यादातर काम नहीं कर पा रही है, नया कंसेप्ट है, पेपर में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको पता है क्या होता है, और रिटेल इन्वेस्टर भी आपको पता है। IPO वगैरह सब मैं आपको पढ़ता चुका हूँ, QFI आप पढ़ लोगे क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़कर आना है, बड़ा इजी सा है। लेसन हो गया खत्म। सेकंड लेसन के बैक क्वेश्चन करके लाने हैं। सेकंड लेसन के बैक क्वेश्चन आपने करके लाने हैं। मैं कल उसकी प्रॉब्लम ले लूंगा, थर्ड लेसन स्टार्ट कर दूंगा, और 1-2 दिन में ही मैं सेकंड लेसन चैप्टर के मॉक टेस्ट आपको दे दूंगा जो आपने करके लाना है। कितने दिन दे दूं सेकंड चैप्टर के मॉक टेस्ट? संडे के दिन सेकंड चैप्टर का मॉक टेस्ट है। बहुत दिन दे दिए मैंने आपको, 5-6 दिन, वो भी इसलिए कि बीच में चलो ये दशहरा वगैरह भी है। ठीक है, तो संडे को चैप्टर 2 का मॉक टेस्ट है, उससे पहले आप चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और मेरे से क्वेरी ले लेना, जिससे कि आप चैप्टर 2 कर पाए। ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का संडे को टेस्ट है, इससे पहले चैप्टर 2 का दूंगा। हो सकता है चैप्टर 1 का दूसरा मॉक टेस्ट भी मैं संडे में ही दे दूं, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 संडे तक आपको कर लेना है, और 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं, जिसमें 12 क्लासेस लगी हैं। 18 क्लासेस में अगले 8 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। देखो, शुरू के 2 चैप्टर मैंने 12 क्लासेस लगाए हैं, लगभग 6 दिन दिए हैं एक क्लास को, एक चैप्टर को। आगे के चैप्टर इन 2 चैप्टर से बड़े बड़े हैं, और बड़े होने के बाद भी मैं वो चैप्टर 2-2 दिन में खत्म करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है। कब तक बच्चे की तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे? ठीक है, समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन अब एक तो क्लास मिस नहीं करनी है, और जो जिस दिन पढ़ाया जाए उसी दिन जाके पढ़ना है, वरना सब छूट जाएगा। मेरी स्पीड तेज नहीं होगी कि जो मैं इधर उधर की बातें ज्यादा करता हूं ना, ये एग्जांपल दे दिया, वो एग्जांपल दे दिया, इसके बारे में बता दो, वो सब कम हो जाएगा। अब सिर्फ पढ़ाएंगे, क्योंकि 30 क्लास में ही कोर्स खत्म होगा। ठीक है, तो 12 क्लासेस हो चुकी हैं, बची हुई 18 में मैं 8 क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक, और जरूरत पड़ेगी तो 4-5 क्लास एक्स्ट्रा भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं 18 क्लासेस में अगली 8 चैप्टर खत्म करूंगा, तो समझ में सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं तेज कर दूंगा कुछ पढ़ाना। ठीक है, तो फिर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर